हेलो। आवाज सही है? हम्म, लाइव हो गया? नहीं, ऐप पर या? हम्म, बता देना मेरे को जब वो लाइव हो गया और ओपन होना चाहिए। लाइव हो गया यूट्यूब पे भी। हाँ, नमस्कार बच्चों। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आवाज साफ है? आवाज मेरी बिल्कुल साफ है? सुनाई दे पा रहा हूं मैं? वॉइस लो है ऐसा बोल रहे हैं बच्चे। वॉइस बढ़ा दो। हाँ बच्चों, आवाज सुनाई दे रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, मैकेनिक्स में मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज काइनेमेटिक्स। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स और एक पढ़ते हैं डायनेमिक्स। नाम से समझ में आ गया होगा, स्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट के ऑब्जेक्ट की। जो रेस्ट में होगा उसकी स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में, और जो मोशन में होगा ना उसकी स्टडी करते हैं हम किस में, यहां पर डायनेमिक्स में। अब इसमें भी डायनेमिक्स के भी दो पार्ट मान के चलते हैं अपन। यहां पर भी एक पार्ट पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन का रीजन कोई नहीं मानता, है ना। जैसे हम इस चैप्टर में रोज निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे, और तो और इनका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, है ना। कभी आपको मोशन डिफाइन करेगा, कभी आपको मैथमेटिकल फंक्शन देगा इस चैप्टर में, कभी कभी आपको ग्राफ दिया जाएगा, कभी कभी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दिया जाएगा, और कभी यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी के केस दिए जाएंगे। और यही नहीं, आगे कभी कभी रिलेटिव मोशन जब पढ़ोगे ना तो बारिश छाता आएगा, ठीक है, यहां पर आगे नदी नाले आएंगे, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे, रोज यही निकालेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, रोज इस चैप्टर में यही निकालेंगे, है ना। ये एक्सेलेरेशन आया कहां से, इसका रीजन कोई नहीं बताएगा। और जैसे रीजन स्टार्ट होते हैं ना, ये स्टार्ट हो जाता है डायनेमिक्स, है ना। भाई एक्सेलेरेशन का रीजन क्या है, फोर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग एनएलएम में पढ़ते हैं। एनएलएम जब एनएलएम पढ़ते हैं ना, उसमें अलग अलग तरह के फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर साहब वो फोर्स आया कहां से, वो फोर्स आया वर्क करने से, पावर देने से, एनर्जी सप्लाई करने से। वो पढ़ोगे आप वर्क पावर एनर्जी में, वो आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ने वाले हो, ठीक है। मतलब सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। यहां पर क्या है, काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे विदाउट नॉलेज, विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉज। कारण क्या है, कौन करवा रहा है ना, फोर्स करवा रहा है, वर्क करवा रहा है, एनर्जी करवा रही है, पावर करवा रही है, ये सारे रीजन कहां आ जाएंगे, डायनेमिक्स में आ जाएंगे। अभी हम सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं क्लियर करूं आपको। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं साहब, इसमें मोशन की अगर हम बात करें तो तीन तरह के मोशन पढ़ोगे डायमेंशन के हिसाब से बोले तो, 1D, 2D और 3D। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। देखो अब नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक लाइन में चलता हूं, अगर इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक लाइन में चलता हूं, तो एट ए टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कितना, मेरा मोशन क्या है, मेरा मोशन 1D है, 2D है या 3D है, मुझे क्लियर करो। मैं एक लाइन में चल रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म पर, क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं एक लाइन में चलता हूं, तो बताइए मेरा मोशन 1D है, मेरा मोशन 2D है या मेरा मोशन 3D है? बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट। मैं एक प्लेटफॉर्म पर, क्लास के प्लेटफॉर्म पर एक लाइन में चलता हूं, तो मेरा मोशन 1D है, 2D है या 3D है? बताइए साहब, बताइए फटाफट बताइए। ठीक है, आप बोलोगे साहब एक लाइन में चल रहे हो तो 1D है, गलत जवाब। ये 1D नहीं है भैया। देखो मैं एक लाइन में चल रहा हूं ना, तो एक एक्सेस तो ये कवर कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरा हाइट भी है और थोड़ा सा विड्थ भी है, तो एट ए टाइम में 3 एक्सेस कवर कर रहा हूं भैया, मेरा मोशन 3D है। लेकिन रुको रुको, अब इस चैप्टर में क्या होगा, एक पर्सन चलेगा, एक बस चलेगी, एक व्हीकल चलेगा, एक हवाई जहाज चलेगा, अगर वो एक लाइन में चलेगा ना, मोशन बोल देते हैं 1D।
मतलब ट्रेन के मोशन को एक लाइन में चलते समय वंडी बोल देते हैं, है ना। सीधी सड़क पे बस चल रही है, मोशन को वंडी बोल देते हैं साहब। तो ये वंडी कब बोलते हैं? ये वंडी उस केस में बोलते हैं जब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाए। मतलब किसी भी चीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो वो एक लाइन में चलेगा तो उसके मोशन को बोलते हैं वनडी। एक प्लेन में चलेगा ना, मोशन को क्या बोलते हैं? 2D। और फ्री स्पेस में चलेगा ना, तो ऐसे केस में मोशन को क्या बोलते हैं साहब? 3D मोशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है। अब कब कब माना जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की थ्योरी क्या है ना। अपने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना। मैं देखो साथ साथ एनसीईआरटी डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर है कि भैया किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाए। देखो सुन लेना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की थ्योरी सुन लेना। देखो ट्रेन को, बस को, हवाई जहाज को, पर्सन को, किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानते हैं? जब उसके साइज की वजह से मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर साइज की वजह से मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ऐसी बॉडी को मैं क्या कंसीडर करूंगा? ऐसी बॉडी को कंसीडर करूंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक ट्रेन का एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे बोलता हूं एक ट्रेन है जो कि रेलवे ब्रिज को क्रॉस करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया ये रेलवे का ब्रिज मान लो, मेरे हाथ में एक मॉड्यूल है, इसको मान लो ये रेलवे का ब्रिज है, और ये मोबाइल है, इसको मान लो कि ट्रेन है। ये ट्रेन इस रेलवे के ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने का मतलब समझते हो ना? ये क्या होगा? ये इंजन यहां से एंटर होगा और लास्ट में गार्ड का चैप्टर यहां से, गार्ड का यहां पर डब्बा यहां से बाहर निकल जाएगा। मतलब आप देख सकते हो ये रेलवे ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब इंजन ने एंटर किया और गार्ड के डब्बे ने इसको पार कर लिया। ये क्या क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे इस ट्रेन ने इस रेलवे ब्रिज को क्रॉस कर लिया। अब सोचो यहां पर इस ट्रेन को रेलवे ब्रिज को क्रॉस करने में अगर 8 सेकंड लगते थे, मैं इसके 2 डब्बे और बढ़ा दूं, मैं ट्रेन के 2 डब्बे और बढ़ा दूं, तो हो सकता है 8 की जगह 10 सेकंड लगने लगे। मैं यहां पर इसके 2 डब्बे कम कर दूं, हो सकता है 8 की जगह 6 सेकंड लगने लगे। अब सोचो इस रेलवे ब्रिज को ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन के साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ रहा है भैया। ट्रेन के साइज की वजह से मोशन बदल रहा है। कभी टाइम 8 सेकंड लग रहा है, कभी 6 सेकंड लग रहा है, कभी 10 सेकंड लग रहा है। तो सोच के देखो इस समय इसको क्या माना जाए? इस समय ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं क्या? इस समय ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करोगे। अगर साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़े तो ऑब्जेक्ट को कभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन रुको, अब यही ट्रेन जाती है कोटा से बॉम्बे, यही ट्रेन जा रही है कोटा से बॉम्बे। रात को 8 बजे ट्रेन कोटा से निकला और सुबह 8 बजे बॉम्बे पहुंच गया। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा बोलोगे कि 8 बजे इंजन पहुंचा, 8:10 में गार्ड का डब्बा पहुंचा? ऐसे ही तो बोलोगे ना, 8 बजे ट्रेन पहुंच गया, रात को 8 बजे निकला, सुबह 8 बजे पहुंच गया। तो बताइए इस समय मैं 2 डब्बे बढ़ा दूं, इस समय मैं ट्रेन के 2 डब्बे कम कर दूं, है ना, मैं खाली इंजन को ले जाऊं, मैं 100 डब्बे वाली मालगाड़ी ले जाऊं, ठीक है, कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर इसकी कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में ट्रेन को क्या मान सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब सोच के देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रेलवे ब्रिज को क्रॉस करना है तो वो ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर यही कोटा से बॉम्बे 2 रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रेन जाता है तो उस समय आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। मतलब एक ट्रेन का मोशन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। एक हवाई जहाज का मोशन, एक पर्सन का मोशन, थ्योरी वही है। क्या थ्योरी है? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की थ्योरी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की थ्योरी क्या है? अगर यहां पर साइज की वजह से मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो ऐसी बॉडी को क्या मानोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो पर्सन हो सकता है, वो ट्रेन हो सकती है, वो व्हीकल हो सकता है, वो हवाई जहाज हो सकता है। ठीक है, अब ये मैंने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन छेड़ा है। रुको, मैं पूरे पॉइंट बता दूं एनसीईआरटी के सारे कुछ पॉइंट्स क्या क्या थे, है ना। रुको, आओ यहां पर देखो, ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखो भाई। ये देखो पहला क्वेश्चन, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करने की थ्योरी। देखो ये आपके स्क्रीन पर एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2.1, ये अपनी जो नई वाली एनसीईआरटी है ना, इसमें ये 2.1 क्वेश्चन देखो। ये बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल मोशन कैन बी कंसीडर अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इनमें से किस एग्जांपल में कंसीडर करेंगे। ये एनसीईआरटी ने 4 स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है साहब किस केस में यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। आओ देख करके बताओ। ये बोल रहा है रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशन। मैंने कहा ना 2 स्टेशन के बीच में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते, लेकिन यही रेलवे ट्रेन अगर रेलवे ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर इस केस में क्या होगा? ये रेलवे कैरेज को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। ये एनसीईआरटी की भाषा में एनसीईआरटी की लाए, देखो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की भाषा लाए और पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब यहां पर देखो,
ये बोला मंकी सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक। एक बंदर है जो कि एक पर्सन साइकिल चला रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब मुझे बताओ यहां पर अगर पर्सन साइकिल, जो होता है ना मदारी होते हैं, मदारी आपने देखा हो तो मदारी तमाशा दिखाने आते हैं गली मोहल्ले में, है ना, ये साइकिल सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं, एक बंदर आके उनके कंधे पे बैठ जाता है। तो मुझे बताओ बंदर के बैठे रहने से क्या मोशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या साफ साफ बोल रहा है स्मूथली चल रहा है, मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे। ठीक है, अगला बोल रहा है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल द टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ये बोल रहा है एक क्रिकेट की बॉल है जो कि जमीन पे हिट करके शार्पली टर्न करती है, स्विंगिंग मोशन। आपने देखा ना, क्रिकेट खेला होगा भाई, हिंदुस्तान में घर घर में क्रिकेट खेला जाता है, आपने देखा होगा बॉल होती है जमीन पे टपक आती है, इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, बॉल देखा ना, बॉल इन स्विंग आउट स्विंग। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल प्रॉपर्टी बता दूं मैं, फिर से पॉइंट मास का डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। अगर साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करोगे। साइज की वजह से मोशन पर इफेक्ट पड़ेगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करोगे। रोकना, सुन लेना आप। अब मैं अगर आपको क्रिकेट की बॉल की जगह एक कंचा दे दूं, कंचे की जगह छोटा सा राई का दाना दे दूं, एक राई का दाना, अरे चलो क्रिकेट की बॉल की जगह फुटबॉल दे दूं, फुटबॉल, आप जितना बड़ा बॉल लोगे ना स्विंगिंग मोशन उतना आसानी से होगा। आपने देखा हो जो फुटबॉल का मैच होता है, पेनल्टी शूट आउट होता है, वो 5 प्लेयर खड़े होते हैं सामने, वो क्लियर मेसी या रोनाल्डो किक मारता है, वो प्लेयर के पीछे से बॉल घूम करके निकल जाती है साहब। आपने देखा तो बहुत ज्यादा स्विंग आती है। जितना बड़ा साइज होगा ना स्विंगिंग मोशन उतना आसानी से होगा। सोच के देखो, एक राई के दाने को स्विंग कराना, एक कंचे को स्विंग कराना, एक क्रिकेट की बॉल को स्विंग कराना, एक फुटबॉल को स्विंग कराना, सबसे आसान किसको स्विंग कराना होगा? वो फुटबॉल को स्विंग कराना ज्यादा आसान होगा, है ना। राई के दाने को स्विंग कराना सबसे मुश्किल होगा। इमेजिन कर सकते हो तुम, मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए, है ना। तो मुझे बताओ यहां पर मैं राई के दाने को स्विंग कर रहा हूं, मैं कंचे को स्विंग कर रहा हूं, कंचा समझते हो ना साहब, है ना। एक क्रिकेट की बॉल को स्विंग कर रहा हूं, एक फुटबॉल को स्विंग कर रहा हूं। जितना बड़ा साइज होगा स्विंगिंग मोशन उतना आसानी से होगा। तो इसका मतलब साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करोगे। तो भैया ये क्रिकेट की बॉल को जो कि टर्न करती है, स्विंग खाती है, मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करूंगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस क्रिकेट की बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है, देखो ये मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे लेट जुड़े मैं फिर से क्लियर कर दूं। मैंने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लिया था, है ना। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या था? पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करते हैं। हालांकि मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, है ना। कुछ बच्चे लेट जुड़ते हैं, वो बाद में बोलते हैं सर एक बार और समझा दो, एक बार और समझा दो, है ना। पहले तो टाइम पे आना चाहिए, है ना। फिर भी चलो लेट आए हो तो मैं आज ऑफर चल रहा है, मैं एक बार और समझा देता हूं, ढंग से सुन लो। क्या है साहब, किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करने की थ्योरी क्या है? अगर यहां पर उसके साइज की वजह से मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, साइज की वजह से मोशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। एक ट्रेन रेलवे ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन के बड़े छोटे होने से ट्रेन के साइज की वजह से कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ जाता है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते। लेकिन यही ट्रेन कोटा से बॉम्बे जाती है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। एक बंदर के बैठने से साइकिल वाले के ऊपर मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्मूथली चल रहा है, इसलिए इस केस में इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। लेकिन ये बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्विंगिंग मोशन जो है ना उस पर साइज का इफेक्ट पड़ता है। बॉल जितना बड़ा होगा उतना आसानी से स्विंग करा सकते हो, तो स्विंगिंग मोशन पर साइज का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। देखो मैं शुरुआत किससे कर रहा हूं? काइनेमेटिक्स की शुरुआत कर रहा हूं एनसीईआरटी से। क्यों कर रहा हूं? मैं भूमिका बना दूं भैया। पिछले साल जो काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आया था ना वो एनसीईआरटी से आया था, लेकिन यहां डिस्क्लेमर है, सुन लेना भैया, वो पुरानी वाली एनसीईआरटी से आ गया था, नई वाली एनसीईआरटी से नहीं आया था। हालांकि लास्ट ईयर भी कराता था मैं, लास्ट ईयर भी मेरे नोट्स में मिलेगा आपको, है ना। ये पिछले 10 साल की एनसीईआरटी में बहुत उठापटक हुई है, काफी चीजें आई जोड़ी गई हैं, काफी चीजें हटाई गई हैं, है ना। तो पिछले 10-12 साल में जितनी भी एनसीईआरटी है उसमें जो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैं सब यहाँ क्लास में ले लूंगा, घबराओ मत उसके लिए। ठीक है, पिछले साल वाला जो क्वेश्चन आया था ना काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन वाला, वो पुरानी वाली एनसीईआरटी में से हटा दिया था, जो अपने नई वाली एनसीईआरटी में से हटा दिया गया था। रुको, ये एनसीईआरटी वाले मतलब फिजिक्स में क्या चालाकी कर रहे हैं? फिजिक्स में चालाकी क्या करी? इस साल भी यही काम किया और पिछले साल भी यही काम किया। आप लास्ट ईयर का पेपर याद करोगे तो रेडियो एक्टिविटी का एक क्वेश्चन आया था, एक लाइन चेंज करी थी उन्होंने। एनसीईआरटी में एक पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में एक लाइन चेंज करी थी और उसी चेंज लाइन पर क्वेश्चन पूछ लिया था। और इस साल क्या किया? इस साल जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पुरानी वाली में होता था, जो नई में से हटा दिया था, वो पूछ लिया था।
मतलब पूछने को फिजिक्स में चालाकी देखो क्या कर रहे हैं। बोले क्या पूछे, सब तो बच्चों को क्लास में पढ़ा दिया जाता है, सब बच्चों को क्लास में सिखा दिया जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं कि एनसीईआरटी का कुछ बच जाए, जरा सी तो एनसीईआरटी होती है। मतलब किसी चैप्टर में 20 पेज की एनसीईआरटी होती है तो अपन यहाँ 50 पेज का काम कर लेते हैं, मतलब उससे ज्यादा तो अपन कर लेते हैं। तो पूछने को क्या मिला उनको, बोलो जो हटा दिया वो पूछ लो। तो घबराओ मत, जो जो एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन मैंने वही लिया, अभी नई एनसीईआरटी में भी है, पुरानी एनसीईआरटी में भी होता था। चलो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, लास्ट वाला। ये बोला टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। ए टम्बलिंग बीकर, देखो है कैसा केस है, कैसा केस है देखो बताऊं आपको मैं। ये भैया एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर बीकर है, बीकर इस टेबल के ऊपर बीकर है। सोच के देखो, बीकर अगर इस टेबल पे सीधा चल रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है भैया, लेकिन जब इसके एज पे आएगा तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। अब पलट जाएगा तो मोशन कैसा हो गया, मोशन रोटेशनल हो गया, रोटेशनल। पहले मोशन कैसा था, पहले ट्रांसलेशनल था, ये पलट गया तो मोशन कैसा हो गया, रोटेशनल हो गया, रोटेशनल। अब सोचो, ये अगर एक राई का दाना रहा होता, ये बर्तन छोटा सा रहा होता, छोटा सा, तो पहले भी ट्रांसलेशनल होता और गिरता तो भी क्या होता, ट्रांसलेशनल होता। इसके साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ा है भैया, इसके साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करूंगा। यहां पर इस टम्बलिंग बीकर को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो छोटी छोटी बातें रिपीट करी मैंने, ये एनसीईआरटी का पहला पहला क्वेश्चन लिया। मैं फिर से क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में क्या होगा, एक ट्रेन को, एक बस को, एक व्हीकल को, एक पर्सन को, एक हवाई जहाज का। अब ये मोशन हम क्या कंसीडर करेंगे, एक लाइन में चलेगा तो 1D। तो 1D मानने की थ्योरी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लोगे और वो एक लाइन में चलेगा तो 1D, एक प्लेन में चलेगा तो कैसा होगा 2D, और फ्री स्पेस में चलेगा तो कैसा होगा 3D। चलो मैं लिख देता हूं ये बात, पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में आपको बता देता हूं, है ना। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। ये यहां पर देखो भाई, मैंने बताया आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करेंगे, है ना। इफ मोशन does not affect it with size, तो इसको कंसीडर कर लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम कंसीडर करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए आपको, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की थ्योरी बता दी। रुको अब मैं और क्लियर कर दूं, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट एक लाइन में चल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए लाइन, अगर मैं ऐसा बोलूं पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए लाइन, तो ये मोशन क्या बोलेंगे साहब, 1D, है ना। अच्छा, इस लाइन में भी मतलब यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन होना चाहिए, ये रेक्टिलिनियर मोशन तो 1D, है ना। और अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट एक प्लेन में चल रहा है, एक प्लेन में चल रहा है तो 2D, और पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रीज मूव्स इन ए फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में चल रहा है। अगर फ्री स्पेस में चल रहा है तो मोशन क्या कंसीडर करेंगे, 3D। तो भैया पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब आओ, कुछ छोटी छोटी बातें मैं और करना चाहता हूं, कुछ बातें और मैं करना चाहता हूं। एक टर्म यहां पे सुनोगे तुम रेस्ट, और एक टर्म सुनोगे तुम मोशन। देखो किसको रेस्ट में मानते हैं और किसको मोशन में मानते हैं। देखो रेस्ट और मोशन मानने का बड़ा सिंपल थ्योरी है, अगर किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है तो मोशन में है, और अगर पोजीशन नहीं बदल रहा है तो किसमें, रेस्ट में। रुकना, मैं कुछ बातें और करना चाहता हूं, पहले मैं सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एक साधारण से एग्जांपल से शुरुआत करना चाहता हूं। आप एक बस में बैठे हुए, आप एक बस के अंदर बैठे हुए है ना, और बस चल रही है साहब। अब 2 ऑब्जर्वर है, एक बस में आपके साथ बैठा हुआ है और एक ग्राउंड पर है। ग्राउंड वाला आपके बारे में क्या बोलेगा, ग्राउंड वाला बोलेगा आप चल रहे हो। वो बस के अंदर बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा, बस के अंदर बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि यार आप तो रेस्ट पर हो। बताओ आपने कोई अलग अलग काम किया क्या 2 अलग काम किए क्या, आप तो बस में बैठे रहे। वो बस के अंदर वाला बोलता है कि आप रेस्ट पर हो, और ग्राउंड वाला बोलता है आप किस में हो, मोशन में हो। तो भैया ये फ्रेम पे डिपेंड करता है, एक बोल रहा है रेस्ट पर हो, एक बोल रहा है मोशन पर हो। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस है तो आप रेस्ट पर हो, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है तो आप किस में हो, मोशन में हो। तो भैया रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए एक फ्रेम बताना जरूरी है, फ्रेम। अच्छा ये क्लियर कर दे। वैसे तो फिजिक्स में आप रिपीटर बैच के बच्चे हो, है ना, कई बार ये वर्ड सुना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, मैं रिपीट कर दूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है साहब, वो जगह जिस पर बैठ करके मोशन की स्टडी करोगे, वो जगह जिस पर बैठ करके मोशन की स्टडी करोगे, उस जगह को क्या नाम दोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो जगह क्या होती है,
वो जगह ग्राउंड हो सकता है, वो जगह अर्थ हो सकती है, अरे वो बिल्डिंग हो सकती है, वो बिल्डिंग की छत हो सकती है, तुम्हारे मकान की खिड़की हो सकती है, अरे मैं कह रहा हूं व्हीकल हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, कहीं से भी बैठ करके तुम्हें किसी को भी देखने का पूरा अधिकार है। वो जगह जहां से बैठ करके मोशन की स्टडी करोगे उस जगह को क्या नाम देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा चलो ये तो हो गया कि कुछ भी हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी बैठ के हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तो क्या माना जाए? क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं ग्राउंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मानते हैं? अर्थ, है ना। अगर क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं कर रहा, आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया जा रहा है ना, एक्सेलेरेशन दिया जा रहा है, और ये नहीं बताया जा रहा कि किसके रेस्पेक्ट में है, तो हमेशा मान के चलना ये दिया हुआ आंसर किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं और सिंपल आसान भाषा में बात करूं यार, आप जिस ग्रह के प्राणी हो ना वही फ्रेम है। आप अर्थ के प्राणी हो ना तो अर्थ आपका फ्रेम है। आप मून पे रहने वाले हो ना तो मून आपका फ्रेम है। अरे आप जुपिटर के रहने वाले हो तो जुपिटर आपका फ्रेम है। जिस प्लेनेट पर मोशन की स्टडी कर रहे हो ना, अगर कोई जिक्र नहीं कर रहा कि तुम बस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो या ट्रेन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो या हवाई जहाज के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, व्हीकल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो हमेशा मान लेना आंसर क्या होगा? ग्राउंड होगा। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान लोगे? ग्राउंड। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ होता है, ग्राउंड होता है। मैं और बोलूं, देखो कई बार वेक्टर फॉर्म में डाटा होता है, कई बार कोऑर्डिनेट फॉर्म में डाटा होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में या कोऑर्डिनेट फॉर्म में डाटा दिया जा रहा है ना, तो मान के चलना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लोगे ओरिजिन। ऐसे केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान लोगे? ओरिजिन मान लोगे। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आंसर बताओगे साहब। मैं और बोलूं, देखो रुको और सुनो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में और सुनो। क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की धरती पे कोई चीज नहीं है। अगर आप ग्राउंड को फ्रेम मान रहे हो ना, तो ऐसा मान रहे हो कि ग्राउंड रेस्ट पर है, अर्थ रेस्ट पर है ना। ये वास्तव में रेस्ट पर नहीं है। वास्तव में अर्थ के बाहर जाकर के देखो, मून से देखो, तुम जुपिटर से देखो, अर्थ घूम रही है साहब। मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो रेस्ट पर हो। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। फिजिक्स में जब भी रेस्ट वर्ड यूज किया जाता है ना, तो रेस्ट वर्ड का मतलब क्या होगा? रेस्ट वर्ड का मतलब होगा रिलेटिवली रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अगर आपको रेस्ट डिफाइन करना है, मोशन डिफाइन करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करोगे? विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये बातों को लिख देता हूं, है ना। देखो आओ साहब, ये मैंने पॉइंट मास का क्वेश्चन आपको करा ही दिया। अब नेक्स्ट टर्म है साहब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कई बार जिक्र हो चुका है, ये कई बार आप ये बात सुन चुके हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा साहब? है ना, वो जगह जिसके रेस्पेक्ट में मोशन की स्टडी की जाएगी। ये है वो जगह जहां बैठकर मोशन की स्टडी की जाती है, मोशन की स्टडी की जाती है। समझ रहे हो भाई? मोशन की स्टडी की जाती है। ये जगह कहां है? ये कहां है? ये कुछ भी हो सकता है। ये ग्राउंड हो सकता है, अरे ये अर्थ हो सकता है, ये बस हो सकता है, अबे ये व्हीकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब। कहीं भी बैठ करके मोशन की स्टडी कर सकते हो। अब ये ट्रेन हो सकती है ना। अच्छा कुछ नहीं बोला जाए तो क्या मानोगे? ग्राउंड्स। मैं लिख देता हूं ये बातें, जो बातें मैंने बोली मैं लिख देता हूं। ठीक है, इफ फ्रेम नॉट डिफाइन, इफ फ्रेम नॉट डिफाइन, क्या मानोगे? ग्राउंड मानोगे, ग्राउंड। अर्थ मानोगे, अर्थ मानोगे। ठीक है, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में जाता हूं, है ना, डाटा वेक्टर फॉर्म में है, डाटा वेक्टर फॉर्म में है या कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, तो ऐसे केस में क्या मान लोगे? ओरिजिन 0 0 0। अगर ये फ्रेम आपको मानना है तो क्या मानोगे? कोऑर्डिनेट फॉर्म में 0 0 0। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। अब इसमें नेक्स्ट टर्म आता है साहब रेस्ट एंड मोशन, है ना। रेस्ट और मोशन जो मैंने बोला उसको सुनो। ये रेस्ट किसको बोलेंगे, मोशन किसको बोलेंगे? ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। अगर पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो मोशन में है, और पोजीशन टाइम के साथ कांस्टेंट तो किस में है? रेस्ट में। ठीक है, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रेस्ट में होगा। और इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो मोशन में है, और टाइम के साथ नहीं बदल रहा तो रेस्ट पर है। लेकिन इसको बताने के लिए क्या चाहिए? फ्रेम। बिना फ्रेम के रेस्ट और मोशन डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है।
मैंने एक एग्जांपल आपको बस वाला दिया, मैं बस में बैठा हूं तो बस के रेस्पेक्ट, और बस चल रहा है भैया, बस के रेस्पेक्ट में मैं किसमें हूं, रेस्ट पर, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसमें हूं, मोशन में। तो फ्रेम बदलने पर आंसर बदल जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली क्या है, ये रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये रेस्ट एंड मोशन है ना, मैं पॉइंट लिख रहा हूं भैया, याद रखने वाला पॉइंट लिख लो, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन डिफाइन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम चेंज करने पर आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट रेस्ट with respect to one frame, it's in motion with respect to another frame, दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये मोशन में होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे दूं आपको, फिर से एग्जांपल दे दूं। ये मैं बैठा हूं साहब बस के अंदर, है ना, ये बस के अंदर बैठा हुआ हूं। अब एक ऑब्जर्वर, और बस चल रहा है भैया, ये बस मोशन में है। अब एक ऑब्जर्वर, तो यहां पर मैं ग्राउंड पे बिठाता हूं, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बिठाता हूं, एक ऑब्जर्वर अंदर बिठाता हूं। ये ग्राउंड वाला क्या बोलेगा, ये बोलेगा साहब मैं मोशन में हूं। ये अंदर वाला क्या बोलेगा, ये अंदर वाला बोलेगा मैं रेस्ट पर हूं। देखो देखो, काम मैं एक ही कर रहा हूं, लेकिन दो लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं हवाई जहाज में बैठा हूं, हवाई जहाज जयपुर से दिल्ली गया तो मैं भी जयपुर से दिल्ली गया, है ना, हवाई जहाज के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे रहा, लेकिन ग्राउंड वाला, जयपुर वाला क्या बोलेगा, जयपुर वाला बोलेगा तो दिल्ली पहुंच गया, मतलब मैं मोशन में हूं। तो फ्रेम बदलने पे आंसर बदल जाता है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए फ्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे बताओ। क्लास वाले बच्चे फटाफट तुरंत जवाब देते हैं, है ना। यहां पर रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए फ्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए, फटाफट बताओ, यस और नो। रेस्ट और मोशन क्या बिना फ्रेम के डिफाइन कर सकते हो, रेस्ट और मोशन क्या बिना फ्रेम के डिफाइन कर सकते हो, जल्दी बोलो। रेस्ट और मोशन क्या बिना फ्रेम के डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब एक पॉइंट और क्लियर हो गया, यानी एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। यहां पर रेस्ट वर्ड अगर यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रेस्ट या रिलेटिव रेस्ट, रिलेटिव रेस्ट। ठीक है, आई थिंक यहां तक का क्लियर हो गया सबको। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए फ्रेम चाहिए, एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। चलो मैं कुछ बातें और करूं, है ना। अब चैप्टर में बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट और मोशन क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करेंगे, और पॉइंट ऑब्जेक्ट एक लाइन में चलेगा तो मोशन 1D, एक प्लेन में चलेगा तो 2D, और फ्री स्पेस में चलेगा तो 3D। मैं बता दूं 1D और 2D मोशन पढ़ते हैं हम लोग, 3D नहीं पढ़ते, है ना। वैसे 3D का एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो 3D का एग्जांपल है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल आपको पता है बर्तन में रेंडमली मूव करते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो 3D मोशन होता है। हम यहां पर 1D और 2D मोशन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ट्रेन, बस, हवाई जहाज, कुछ भी हो, पॉइंट कुछ भी हो, उनका मोशन 1D 2D हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए पहली टर्म चैप्टर में जो बता रहा हूं मैं, पहला टर्म बता रहा हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट यहां पर हेडिंग डाल लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चैप्टर में पहला चीज देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले आप लोग सुनना समझना, बाद में नोट करना। मैं लिखूंगा सारी बातें, मैं सारी बातें यहां लिख दूंगा, नोट साथ साथ नोट्स बना पाओगे आराम से, है ना। पहले समझ लेना, यहां पर डिस्टेंस किसको बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। पार्टिकल जिस भी पाथ में चल रहा है ना, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो स्ट्रेट लाइन की लंबाई नाप लो, वो सर्किल में चलेगा ना, सर्किल की लंबाई नाप लो, वो पैराबोला में चलेगा ना तो पैराबोला की लंबाई नाप लो, वो जिगजैग पाथ में चलेगा ना, जिगजैग पाथ की लंबाई नाप लो। उसके पाथ की जो लंबाई होगी ना, उसको हम क्या नाम देंगे, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, है ना। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, फाइनल और इनिशियल पॉइंट को पकड़ के मिला दो, जो वहां पर स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई को क्या बोलेंगे, उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई को बोलेंगे हम क्या, डिस्प्लेसमेंट। भैया मैं कोटा से जयपुर गया, अब कोटा से जयपुर बाय रोड गया, बाय रोड। अब बाय रोड गया तो डेफिनेटली पाथ सीधा स्ट्रेट तो होगा नहीं, कभी लेफ्ट नॉर्थ जाऊंगा, कभी साउथ जाऊंगा, कभी ईस्ट जाऊंगा, कभी वेस्ट जाऊंगा, ऐसा एकदम स्ट्रेट थोड़ी जाऊंगा। तो जिस भी पाथ में गया उस एक्चुअल पाथ की लंबाई को नापते जाओ, उस एक्चुअल पाथ की लंबाई को क्या बोलोगे, डिस्टेंस। उस एक्चुअल पाथ की लंबाई को क्या बोलोगे, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलूंगा, वो जयपुर और कोटा को पकड़ के मिला दो,
जयपुर और कोटा को पकड़ के मिला दो, एक लाइन बनेगी। अब भले ही रास्ते में कितनी भी बिल्डिंगें आ जाए साहब, कितनी भी बिल्डिंगें आ जाए, सबको छेद कर दो तुम तो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ के मिला दो। इस लेंथ को क्या बोलेंगे, इस शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मैं क्लियर करता हूं। देखो यहां पे देखो, ये मान लिया ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था। अब इनिशियल से फाइनल में एक बार इस रास्ते से गया, इनिशियल से फाइनल में इस रास्ते से गया, चलो मैं एक बार इस रास्ते से गया, अरे चलो मैं सीधे गया, सीधे लो, मैं एक बार घूम घूम फिर के भी गया, ये लो ऐसा भी चला गया। मुझे बताओ ये 4 रास्ते मैंने बनाए, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता और ये चौथा रास्ता। चारों रास्ते में मुझे बताओ पाथ की लेंथ सेम है कि अलग अलग है? ये चारों केस में पाथ की लेंथ अलग अलग है, तो इसका मतलब डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता नहीं नापना आपको, फाइनल पॉइंट पकड़ना है, इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, ये पकड़ के मिला दो। ये जो लंबाई बनेगी ना, ये लंबाई, इस लंबाई को क्या बोलेंगे, इस लंबाई को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। मैं क्लियर कर दूं आपको, यहां पर डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस का डेफिनेशन बोले तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जिस भी पाथ से जाओगे उस पाथ की लंबाई। बताओ इन 4 केस में, चारों केस में पाथ की लंबाई सेम है कि अलग अलग है? ये लेंथ ऑफ पाथ, बताओ इन चारों फोटो को देख के कमेंट करो, लेंथ ऑफ पाथ चारों केस में सेम है कि अलग अलग है? ये चारों केस में लेंथ अलग अलग आ रहा है। पहले पाथ में लेंथ इज नॉट इक्वल टू दूसरे पाथ में लेंथ, इज नॉट इक्वल टू तीसरे पाथ का लेंथ, इज नॉट इक्वल टू चौथे पाथ का लेंथ। इसका मतलब क्या बोला जाए, डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? यहां पर डिस्टेंस अलग अलग है। ये डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। भैया ये पाथ पे डिपेंड कर रही है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन रुको, अब मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता नापने की जरूरत नहीं है, फाइनल पॉइंट पकड़ो, इनिशियल पॉइंट पकड़ो, पकड़ के मिला दो, बताओ क्या बनेगा, ये तीसरे पाथ की लेंथ बनेगी ना। किसी भी रास्ते से जाओ, यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट ये वाली लंबाई होने वाली है। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं, मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। बताओ इस फोटो में देख के बताओ, चारों पाथ में शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा है, लेंथ ऑफ पाथ थर्ड है, ये होगा लेंथ ऑफ पाथ थर्ड, लेंथ ऑफ पाथ थर्ड। आई थिंक पाथ पकड़ में आ गए भैया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया लेंथ ऑफ पाथ थर्ड। तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। बताइए डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। भैया ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब रुकना, फिर से सुनना, मैं यहां पर चलो यही एग्जांपल दे दूं, मैं यही एग्जांपल दे दूं, ये लो मैं एक एग्जांपल और दे दूं। कोटा से जाओ जयपुर, ये देखो ये कोटा है और साहब ये जयपुर है। अब कोटा से आप जयपुर जाते हैं तो आप यहां पर ये देखो, पहले नॉर्थ गए, साउथ गए, ईस्ट गए, वेस्ट गए, ये चंबल का पुल पार कर लिया, कैसे भी गए, ये लो ये कहीं से भी घूम फिर के जयपुर आ गए। तो जो पाथ की एक्चुअल लंबाई है ना, ये नाप लो, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डिस्टेंस। मतलब क्या नापना है आपको, नापना है कि पहले ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, ये लंबाई, सारी लंबाई नाप लो भैया, इस लंबाई को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन कोटा और जयपुर को पकड़ के मिला दो, सब मिला दो। रास्ते में बिल्डिंग आती है, नदी आते हैं, नाले आते हैं, पुल आते हैं, कुछ भी आते हैं, ये पकड़ के मिला दो। इस लेंथ को क्या बोलोगे, इस वाली लेंथ को नाम दोगे डिस्प्लेसमेंट, इस नाम को दोगे, इस वाली लेंथ को, शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या नाम दोगे, डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक अंतर समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा भैया। हाँ तू बच्चा बोल रहा है सर पटना जाना है मुझे, जा तू पटना जा, कोटा से पटना जा, पटना और कोटा को पकड़ के मिला दो, जो स्ट्रेट लाइन की लंबाई होगी ना उसी को क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, इसको क्या नाम देंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बताइए डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ और नॉट? डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। अच्छा कोई लखनऊ जाना चाह रहा है, सब अपने अपने होम टाउन का नाम लिख रहे हैं भैया, मुझे नीमच जाना है। अरे मतलब की भावनाएं समझो भैया, मतलब की बात समझो, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को पकड़ के मिला दो, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस लेंथ के बराबर। ठीक है चलो आओ क्लियर करो, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पाथ बट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। अच्छा रुकना,
डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, जबकि डिस्टेंस क्या करेगा, उसके बीच के पाथ पे भी करेगा। मैं क्लियर कर दूं, डिस्टेंस जो है फाइनल और इनिशियल पे तो डिपेंड करेगा ही सही, उसके बीच के पाथ पे भी डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करेगा फाइनल और इनिशियल। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये सब अपने अपना होम टाउन के नाम लेने लगे कि मुझे बाड़मेर जाना है, मुझे गुवाहाटी जाना है ना कोई बच्चा दिल्ली का है, कोई मुंबई का है ना। अपने यहाँ सारे सब तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन में, मतलब ऑनलाइन में अपने यहाँ हर स्टेट का बच्चा लग रहा है, सब कमेंट कर रहे हैं, बोले मुझे तो तलवंडी जाना है। चलो मैं समझा पा रहा हूं, मतलब तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझा पा रहा हूं। क्लियर करो, वापस रिपीट करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की लेंथ, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट को पकड़ के मिला दो, जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ बनेगी उसको क्या नाम दोगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या बोलोगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, अब वापस आओ, मैं और पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं, बहुत सारे है ना। ये भाई इसको तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं। चलो सबको अपने अपने होम टाउन जाना है, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मैं सोनू सूद नहीं हूं कि तुम्हें पहुंचा दूं। वापस आओ, मैं तुम्हें फिजिक्स के रास्ते में पहुंचा सकता हूं, फिजिक्स का शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हें बता सकता हूं, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझा सकता हूं, फिजिक्स समझा सकता हूं। आओ वापस आओ, समझ गए तुम। अब और बातें करें, थोड़ी सी और बात करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का और बात करें, है ना। कई बार मतलब कमेंट देख लो ना, तो बच्चे मजेदार कमेंट करते हैं, मूड फ्रेश कर देते हैं एकदम, है ना। ऐसा लगता है कि वाह कितनी बुद्धि कहाँ कहाँ लगाते हैं। चलो अब मुझे मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो भाई। तो सुनो क्या है, देखो मैं और बातें करूं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में बोलूं तो कितने पाथ हो सकते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट। मतलब मैं इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाऊं, मैंने फोटो में 4 रास्ते बनाए, तो ऐसा नहीं कि 4 ही रास्ते होते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब डिस्टेंस का कितना वैल्यू है, डिस्टेंस का इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू होगा, और वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को पकड़ के मिला दो, उस लेंथ को क्या नाम दोगे, उस लेंथ को बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक बहुत प्यारा कमेंट लगा मेरे को बच्चे का, मजेदार, कि मुझे एम्स जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, तू सही जगह पर है, तुझे एम्स पहुंचाने की जिम्मेदारी है, तू मेहनत कर, साथ साथ तुझे फिजिक्स समझाऊंगा, एम्स तू पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, भगवान तुझे पहुंचाएगा अगर तू मेहनत करेगा तो। दिल खुश हो गया भैया, इस कमेंट पे दिल खुश हो गया, है ना। एम्स जाना, देखो टारगेट के प्रति जागरूक बच्चा। चलो आओ वापस आओ, अब मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं तुम्हारे एम्स पहुंचाने की तैयारी करता हूं, पढ़ते हैं अपन, पढ़ते हैं। तो वापस लौटो है ना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पहला चीज, यहां पर 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। अगर इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं ना, तो डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो डिपेंड करेगा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया। मैं लिखता जाऊं क्या ये पॉइंट, मैं ये पॉइंट लिखता जाता हूं, चलो मैं लिखता जाता हूं, है ना, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये लो, यहां पे लिख देते हैं, पॉइंट लिखते चलते हैं। बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट लिख लो, ये पहला पॉइंट लिख लो, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स distance has infinite values, but displacement has single value। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भैया। डिस्टेंस की कितनी वैल्यू साहब, बहुत सारी, और डिस्प्लेसमेंट की कितनी वैल्यू होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा और सुनो मैं और बातें करता हूं, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो डिस्टेंस मैंने पिछली स्लाइड में दिखा दिया, डिस्टेंस डिपेंड कर रही है पाथ पर, है ना। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। जो पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना, वो पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वेक्टर, है ना। जो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा, वो क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मैं डिस्टेंस के बारे में क्लियर कर दूं, ये लेंथ है, लेंथ पाथ की लेंथ है भैया। और लेंथ के बारे में बोले तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारी लंबाई नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, ये डायरेक्शन का रोल नहीं है। तो ये क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज ए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलो और सुनो भाई, और सुनो। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये पाथ की लंबाई है,
तो ये चीज क्लियर हो गई है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर मोशन हो रहा है ना तो इसका वैल्यू कभी जीरो भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस का वैल्यू कभी जीरो भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भैया ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मेरी बात सुनते चलना, मैं आपको बोल रहा हूं, चलो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जगह, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ओरिजिन, ये इस वाले हाथ में मैं मान लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर मान लेता हूं मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है भैया, इधर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब रुको, मैं इधर जाता हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताओ मैं कहां जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं कि नेगेटिव में जा रहा हूं, बताइए मुझे फटाफट बताइए, मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं कि नेगेटिव में जा रहा हूं, है ना, मुझे कमेंट करके बताओ मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में गया कि नेगेटिव में गया, फटाफट बताओ। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये हो गया मैं, और इस जगह को ही मानता हूं मैं ओरिजिन, ये ओरिजिन मान लिया ओरिजिन, ये x बराबर 0, इधर हो गया प्लस एक्स एक्सेस, इधर हो गया माइनस एक्स एक्सेस। अब मैं इधर चल रहा हूं भैया, मैं इधर जा रहा हूं, बताओ राइट हैंड साइड में जा रहा हूं, बताइए मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं कि नेगेटिव जा रहा हूं, फटाफट कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव में जा रहा हूं, पॉजिटिव में, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, पॉजिटिव, मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं यहां पर एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बोलूं, मैं स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा हूं, तो यही पाथ की लंबाई है, यही इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ के मिला दें तो यही तो पाथ की लंबाई है, यानी यही डिस्टेंस है और यही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही डिस्टेंस हो गया और यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब सोचो स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर पर्सन चल रहा है ना और डायरेक्शन चेंज नहीं करता ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब बताओ मुझे फटाफट बताओ, यहां से लेके यहां तक गया, अब इसने पलटा, ये वापस पलटता है। अच्छा, अब जैसे ही पर्सन पलटेगा, देखो वापस लौट करके आएगा, ये पर्सन वापस लौट करके आएगा, ये वापस आ रहा है भैया। अगर जैसे ही पर्सन वापस आता है, मुझे क्लियर कीजिए, ये इनिशियल पॉइंट के पास जा रहा है ना साहब, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप कम होगा, ये गैप कम होगा। पहले इनिशियल फाइनल के बीच का गैप बढ़ रहा था, अब इनिशियल फाइनल के बीच का गैप कम हो रहा है, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। लेकिन रुकना, अभी भी डायरेक्शन पॉजिटिव ही होगी, अभी भी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। भाई डिस्प्लेसमेंट नापते हो इनिशियल पॉइंट से, है ना, ये मैं देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, दो चीजें ढंग से समझ लेना। जैसे ही पलटेगा ना, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे ही वो पलट के वापस आएगा ना, वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पलटते ही नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नापोगे इनिशियल पॉइंट से। जब वापस यहां पहुंचेगा ना, यहां इस जगह, जिस समय पर्सन वापस यहां पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और फिर पर्सन इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ, तब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर जाने पर नेगेटिव होगा। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लेना। डिस्प्लेसमेंट नापते हो इनिशियल पॉइंट से, डिस्प्लेसमेंट नापते हो इनिशियल पॉइंट से। मैं इनिशियल पॉइंट से इधर गया तो उधर मैं दूर जा रहा हूं ना तो भी पॉजिटिव है, मैं पास आ रहा हूं ना तो भी पॉजिटिव है। हाँ, दूर जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, पास आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और जब यहां पहुंच जाऊंगा तो जीरो हो जाएगा। हाँ, इधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो गई। डिस्प्लेसमेंट को नापोगे इनिशियल पॉइंट से, ये मैं दूर गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, पास आया तो डिस्प्लेसमेंट घट गया, लेकिन पॉजिटिव है। पॉइंट क्लियर हो गया, तो बात वापस सुनो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अच्छा वापस जीरो भी हो सकता है मोशन के दौरान। लेकिन ये पूरा काम जो मैंने किया, मैं चलता रहा, तो मुझे बताइए डिस्टेंस कभी कम होगा क्या? मैं जा रहा हूं तो भी पाथ की लंबाई नापोगे, आ रहा हूं तो भी पाथ की लंबाई नापोगे, उधर जा रहा हूं तो भी पाथ की लंबाई नापोगे, तो अल्टीमेटली डिस्टेंस लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। काम की बात सुन लो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी समय के साथ कम नहीं होगा, है ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, समय के साथ बढ़ भी सकता है, समय के साथ घट भी सकता है। रुको मैं और एग्जांपल देता हूं, मैं और एग्जांपल देता हूं, और सुनो, है ना, तुम अपने रूम से अपने इंस्टीट्यूट तक गए, रूम से गए अपने इंस्टीट्यूट तक, है ना, अपने स्कूल तक, है ना, एक मान लिया स्कूल तक गए। अब रूम से स्कूल तक गए तो ऐसे केस में डिस्टेंस भी बढ़ा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा। जब वापस आओगे ना तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ में कम नहीं हो सकता। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं क्लियर कर दूं, यहां पर सुनते जाओ। डिस्टेंस, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं ना, डिस्प्लेसमेंट, सुनते जाना, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। अच्छा, टाइम के साथ बात करें, अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं, टाइम को इंक्रीज करूंगा, तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। डिस्प्लेसमेंट, मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट
ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और तो और जीरो भी हो सकता है। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक पॉइंट और सुन लो, फिर मैं एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन कराऊंगा आप, है ना। इसके बाद एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन करेंगे। एक पॉइंट और ढंग से सुनो, है ना। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर, एनसीईआरटी उनको मजेदार तरीके से पूछती है भाई, है ना। रुको, मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं। जब स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा ना, स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और अच्छा, स्ट्रेट लाइन पाथ में भी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर डायरेक्शन सेम रहा ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। अदरवाइज जैसे ही पाथ बदलेगा, स्ट्रेट लाइन के अलावा कर्व हो गया, पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया, एलिप्स हो गया, या स्ट्रेट लाइन में भी वापस लौट के आ गया, तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, ढंग से सुनना। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ध्यान देना भैया, है ना। मैं फिर से याद दिला दूं आपको, ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा है? डिस्टेंस है साहब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट साहब वेक्टर है, वेक्टर। ये सारी बातें मैंने लिख दी, इधर ध्यान देना। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो 2 डंडे लगा रहा हूं, 2 डंडे। अबे मेरी हर बात का महत्व होता है, ढंग से सुना करो। ये 2 डंडे लगा रहा हूं, 2 डंडे मतलब समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। अरे वेक्टर कभी स्केलर के बराबर नहीं होता। रास्ते में कोई पकड़ के तुमसे बोले कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, गलत है भैया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, स्केलर वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकती। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। वो 2 डंडे लगा दिए मैंने, ढंग से देख लो, है ना। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सुनते जाओ, है ना। ये सारी बातें जो मैंने बोली, एक बार मुझे फटाफट यहां पे कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि तुम मेरे साथ कनेक्ट हो कि नहीं हो। मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, रुको, सुनते जाओ। मुझे बताइए, स्ट्रेट लाइन पाथ में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, सुन रहा ढंग से सुनना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा क्या? स्ट्रेट लाइन पाथ में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या डिस्टेंस के बराबर होगा क्या? यस और नो, कमेंट करके बताओ, यस और नो। कमेंट करके बताओ यस और नो, मुझे कमेंट करके बताओ यस और नो। यस, बिल्कुल यस, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। मतलब कनेक्टेड हो मुझसे, मुझे सुन पा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ठीक है, अच्छा मैं अब अगला पॉइंट बोल रहा हूं, एक और क्वेश्चन का जवाब दो। क्या डिस्टेंस का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? कमेंट करो यस और नो, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? बोलो यस और नो। नो, कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब मैं बच्चे वाली बातें पूछ रहा था मैं यार, मैं वैसे में चेक कर रहा था तुम मुझसे कनेक्टेड हो कि नहीं हो, मुझे जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सुनो अब क्वेश्चन सुनो, थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक इंटरवल है, एक इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो है। मुझे बताइए, क्या डिस्टेंस जीरो होगा या हो सकता है? एक इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस जीरो होगा या हो सकता है? बताइए, एक इंटरवल में डिस्टेंस का वैल्यू जीरो है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या हो सकता है? बताइए। मे बी और मस्ट बी, है ना। थ्योरी वाले क्वेश्चन है भाई, थ्योरी वाली बातें पूछ रहा हूं मैं, छोटी छोटी बातें, है ना। यही घुमा फिरा के पूछी जाती है। बच्चे क्या मैकेनिक्स में जब साल भर पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन करने के एक्सपर्ट हो जाते हैं, और यही न्यूमेरिकल बातों को थ्योरी बना के पूछो ना, तो बच्चे उनमें अटकते हैं। तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें साथ साथ करता रहूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराता रहूंगा, थ्योरी वाली बातें कराता रहूंगा, है ना भाई। मैकेनिक्स में ये मान के चलो, मैथमेटिकल पार्ट तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करूंगा ही सही, मैं क्वेश्चन तो खूब कराऊंगा ही सही, साथ में वो भी आसान तरीके बताऊंगा तुम्हें, जुगाड़ बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, वो तो मैं कराऊंगा ही सही, साथ में ये छोटी छोटी बातें और पूछता रहूंगा। चलो मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, जवाब आ गया बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं क्लियर कर दूं। मैंने बोला एक इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? हो सकता है, होने की गारंटी नहीं है। मान लिया मैं चला ही नहीं, मैं 1.5 घंटे की क्लास में मैं पूरा सर को सुनता रहा, है ना। तुम 1.5 घंटे की क्लास में पूरे टाइम मुझे सुनते रहे, तुम्हें मजा आता रहा। बताओ, इस केस में
डिस्टेंस भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। इस केस में डिस्टेंस का वैल्यू भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी जीरो। लेकिन ऐसा होता ना कि बीच में तुम पानी पीने चले जाते, बीच में सुसु करने चले जाते, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में चल करके वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू जीरो नहीं है। तो एक इंटरवल में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं मे भी बोलूंगा, मस्ट भी नहीं बोलूंगा। मैं मे भी बोलूंगा, मस्ट भी नहीं बोलूंगा, है ना। चलो एक अब इसका उल्टा बोलता हूं, मैं इसका उल्टा बोलता हूं, मैं उसका उल्टा बोलता हूं। मैं बोल रहा हूं एक इंटरवल में डिस्टेंस जीरो है, एक इंटरवल में डिस्टेंस जीरो है। बताइए क्या उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या हो सकता है ना। इन ए गिवन इंटरवल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो और मस्ट बी जीरो। इन ए गिवन इंटरवल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो और मस्ट बी जीरो। बताइए साहब, ठीक है, बताइए मे बी जीरो और मस्ट बी जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है तो गारंटी हो गई पार्टिकल चला ही नहीं, और अगर पार्टिकल नहीं चला तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा ना, तो आंसर बोलोगे मस्ट बी जीरो। थ्योरी वाले बातों के जवाब तो दे रहे हो यार, मतलब कनेक्टेड हो, मुझे सुन पा रहे हो, मतलब मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं यार, मतलब मैं अच्छा समझा लेता हूं यार, है ना। तुम सामने नहीं हो फिर भी मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं। चलो और एक एक क्वेश्चन और पूछूंगा, एक क्वेश्चन थ्योरी का और पूछूंगा, फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आता हूं। मैं थोड़ा थोड़ा मतलब तुम्हारी थ्योरी टेस्ट कर लूं ना यार, है ना, अपने अपना कनेक्शन बना ले अपन, मेरी भाषा तुम समझ लो, है ना। उसके बाद मैं जो पूछूंगा तुम अपने आप बताते जाओगे मुझे। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं थ्योरी वाला। देखो एक पार्टिकल का लोकेशन चेंज हो गया, अगर पार्टिकल का लोकेशन चेंज हो गया तो मुझे बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। एक पार्टिकल का लोकेशन चेंज हो रहा है, बताइए डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो और मस्ट बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो। बताइए लोकेशन चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो और मस्ट नॉट बी जीरो। बताइए साहब, अगर लोकेशन चेंज हो रहा है तो भैया इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम कहां है? अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। मैंने बहुत सारे थ्योरी वाले पॉइंट बोल दिए साहब। अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आता हूं। देखो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आता हूं, है ना। तो पहला मैं एक एनसीईआरटी का ग्राफ वाला क्वेश्चन दूंगा आपको, है ना, एक एनसीईआरटी का ग्राफ वाला क्वेश्चन दूंगा। उसमें मैं बोलता है कि सही ग्राफ पहचानिए सब, है ना। लो भैया मैंने थ्योरी वाली बातें तो खूब सारी पूछी मैंने, अब मैं एक ग्राफ वाली बात पूछ रहा हूं। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहां पर ग्राफ बना के दे रहा है, आपसे पूछ रहा है सही ग्राफ पहचानना है। ये पहला मैंने आपको दिया डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। पहला मैं दे रहा हूं ये टाइम और ये डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस। ये टाइम डिस्टेंस समय के साथ डिस्टेंस कम हो रही है, बोल रहा है मोशन बताइए पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, ये लो एक और बोल रहा है साहब, एक और बोल रहा है ये टाइम और ये डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस का एक ग्राफ और दिया कुछ ऐसा। चलो मैं और देता हूं, मैं और दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि साहब ये यहां पर अब मैं ग्राफ दे रहा हूं आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। मैं ग्राफ दे रहा हूं आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ये कुछ ऐसा। मैं और देता हूं आपको, मैं और देता हूं आपको, मैं आपको दे रहा हूं यहां पोजीशन और टाइम का। ये पोजीशन और टाइम, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया जा रहा है। ये देखो पोजीशन और टाइम का ग्राफ। ये बोल रहा है कौन कौन से मोशन पॉसिबल है। मैं और देता हूं, मैं आपको दे रहा हूं टाइम और यहां पर पोजीशन का ग्राफ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा ग्राफ। मैं और देता हूं भैया, और देता हूं, ये मैं दे रहा हूं आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, है ना। ये टाइम और रुको, यहां पर मैं और ग्राफ देता हूं आपको, ये कुछ ऐसा दिया मैंने आपको, ये आपको दिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये कुछ ऐसा ग्राफ। आपको बताना है कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं। ये एनसीईआरटी के कुछ ग्राफ उठा के ले आया मैं, वो क्वेश्चन मिला नहीं मुझे वो स्लाइड में, है ना, मैंने ये बना दिए तुम्हारे सामने बना दिए। बताइए कौन कौन सा पॉसिबल है, कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से मोशन पॉसिबल है। देख लो फटाफट देख लो और मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, मैं भी पानी पी लेता हूँ, फिर आते हैं अपन इन पर डिस्कस करते हैं। मजे आ रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हो तुम, अच्छा लग रहा है यार।
चलो आओ चेक करें, चेक करें। आओ पहला वाला चेक करो। पहले वाले में टाइम के साथ डिस्टेंस को कम कर रहा भैया। क्या डिस्टेंस कभी कम हुई है क्या? डिस्टेंस आज तक टाइम के साथ कम नहीं होता, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा चेक करो, दूसरे में डिस्टेंस को नेगेटिव में प्लॉट कर रखा है, नेगेटिव में। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अगला वाला चेक करो, देखो अगला वाला ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। क्या ये पॉसिबल है क्या? क्या थर्ड वाला पॉसिबल है क्या? ये थर्ड वाला बिल्कुल पॉसिबल है, थर्ड वाला पॉसिबल है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सॉरी टाइम नेगेटिव आ गया, टाइम नेगेटिव। अब रुकना, मेरी बात ढंग से सुनना। कई बच्चे बोलते हैं सर टाइम नेगेटिव नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल टाइम नेगेटिव नहीं होता। लेकिन मुझे क्लियर करो, टी बराबर जीरो किसको मानते हो? टी बराबर जीरो किसको मानते हो? जिस दिन दुनिया बनी थी। अब जिस दिन दुनिया बनी थी वो टी बराबर जीरो था क्या? टी बराबर जीरो होता है जिस समय तुम मोशन की स्टडी करना शुरू करते हो। तुम जिस समय मोशन की स्टडी करना शुरू करोगे उस समय को दोगे टी बराबर जीरो। क्या ऐसा होता है क्या तुम जागोगे तभी सवेरा होगा? बोले तुम जाओगे रुमाल गिराओगे तभी रेस शुरू होगी। बोले हम लाल रुमाल गिराएंगे तभी रेस शुरू होगी। अब रेस पहले से भी चल सकती है, तुम्हारे जाने से पहले से भी मोशन हो सकता है। अगर तुम्हारे स्टडी करने से पहले से मोशन शुरू होगा तो उस ग्राफ को कहां बनाओगे? उधर तो बनाओगे। मतलब मैं यहां से स्टडी करने पहुंचा तो क्या उससे पहले मोशन नहीं हो सकता क्या? अगर उससे पहले मोशन होगा तो यही ग्राफ प्लॉट करोगे। ये पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है। मतलब ऐसा मत बोलना कि टाइम नेगेटिव नहीं होता। हाँ, टाइम डिफरेंस बोलूंगा ना तो वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं टाइम का डिफरेंस बोलूंगा ना वो नेगेटिव नहीं होगा। अब रुकना, एक बात और सुन लेना। कई बार आगे अपन न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल करेंगे, इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देखना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना तो दो टाइम आएंगे, अपन एक टाइम कई बार छोड़ देंगे, वो वाला छोड़ देंगे जो नेगेटिव आ रहा होगा। फिर बच्चे उस दिन मुझे फिर याद करेंगे, सर आपने कहा था कि टाइम नेगेटिव नहीं होता इसलिए अपन ये छोड़ रहे हैं। उस दिन आपने ग्राफ में कहा था कि भैया ये टाइम नेगेटिव हो सकता है। तो काम की बात सुन लो, जब जब वो मैथमेटिकल फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें अपन साफ साफ डिफाइन करेंगे कि मोशन स्टार्ट हुआ है टी बराबर जीरो से। अगर टी बराबर जीरो से मोशन स्टार्ट हुआ है तो उससे पहले का उस केस में नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यहां तो मैं बोल रहा हूं कि यार पहले से मोशन चल रहा था, तुम देखने बाद में आए। अगर तुम देखने बाद में आए तो पहले वाला प्लॉट तो करेगा ना कोई तो प्लॉट करेगा भैया, है ना। तो ये यहां पर ये आंसर पॉसिबल है, ये तीसरा वाला पॉसिबल है। अच्छा, चौथा वाला चेक करो। चौथे में पोजीशन और टाइम, ये क्या होता है? ये पीरियोडिक मोशन है भैया, साइन का ग्राफ दिख रहा है, ये साइन का। जब एसएचएम पढ़ते हो ना, एसएचएम, है ना, तो उसमें पोजीशन टाइम के साथ बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, पीरियोडिकली चेंज होता है। तो नॉर्मली इसके आगे का बनाते हैं, इसके पीछे का भी पॉसिबल है। अरे इससे पहले भी तो मोशन हो सकता है ना यार। तुमने स्टडी यहां से करना शुरू किया तो तुम आगे का बना रहे हो, क्या उससे पहले ऑसिलेशन नहीं हो सकते क्या? क्या उससे पहले वाइब्रेशन नहीं हो सकता क्या? क्या उससे पहले एसएचएम नहीं हो सकता क्या? अगर होगा तो वो ग्राफ इधर ही तो बनेगा। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, अब इसको आओ साहब, ये वाला चेक करके बताओ, क्या ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दो कारण है इसके, दो कारण कैसे? देखो, एक ही टाइम पर दो पोजीशन बोल रहा है, एक टाइम पर दो पोजीशन। क्या एक टाइम पर दो पोजीशन हो सकती है क्या? एक टाइम पर तुम रूम पर भी हो और एक टाइम पर तुम स्कूल में भी हो, एक टाइम पर रूम पे भी हो, एक टाइम पर इंस्टीट्यूट पर भी हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो भैया एक टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए गलत है। अच्छा, एक कारण और है इसकी गलत होने का, इसके गलत होने का एक कारण और है, ढंग से सुनो भैया। यहां टाइम को रिवर्स कर रहा है, देखो ये देखो टाइम को कम कर रहा है, टाइम को कम, ये टाइम रिवर्स कर रहा है। ये टाइम रिवर्स नहीं होता भैया, टाइम रिवर्स नहीं होता। टाइम अगर वापस लौट के आता तो सबसे बड़ा फायदा ये स्टूडेंट लोग उठाते सब। अगर टाइम लौट सकता तो सबसे बड़ा फायदा ये स्टूडेंट लोग उठाते, अपने पुराने पाप धो लेते, है ना, वापस से बैक में जाकर के, बैक टू द फ्यूचर, ये अपने पुराने पाप धो लेते, मेहनत कर लेते, आज मेडिकल कॉलेज में बैठे होते। तो भैया टाइम रिवर्स नहीं होता, टाइम रिवर्स नहीं हो सकता। इसके गलत होने के दो कारण हैं, एक टाइम रिवर्स नहीं होगा, दूसरा एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं होगा। अगला वाला बोलो, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, घटते घटते जीरो भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, चलो एक और लो, एक और लो। एक मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, दो स्टूडेंट निकले साहब। ये एनसीईआरटी की भाषा बड़ी अजीब होती है साहब। ये एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.2, है ना। ये इससे पहले वाला जो मैंने कराया ना वो भी एनसीईआरटी का था, लेकिन मैं कह रहा हूं ना वो एनसीईआरटी रिवाइव कर दी जा रही है, पुरानी चीजें हटा देते हैं साहब और नए क्वेश्चन डाल देते हैं। तो पहले हुआ करता था एनसीईआरटी में।
ठीक है, आओ अब एक एनसीईआरटी का ये और लो। ये क्या है, दो स्टूडेंट स्कूल से घर के लिए निकले भैया। क्वेश्चन सुनना, दो स्टूडेंट स्कूल से घर के लिए निकले, रास्ते में किसी ने उनका फोटो बना लिया, देखो वायरल कर दिया। ये फोटो बना के और वायरल कर दिया। देखो ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है दो स्टूडेंट का पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। वो देखो, ये देखो, ये बोल रहा है कि कहां से निकले, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू। ये देखो, ये ओ पर स्कूल है भैया, ओ पर स्कूल है और ये इनके घर है। ये पी वाला घर किसका है, ए का, रेस्पेक्टिवली बोला ना। क्यू वाला घर किसका है, बी का। ये क्यू वाला घर किसका है, बी का। ए और बी के घर है भैया, और इनका ग्राफ बना लिया किसी ने ये इनका ग्राफ बना दिया है ना। ये ए वाले का ग्राफ है, ये बी वाले का ग्राफ है। अब ये कुछ स्टेटमेंट लेकर के पूछ रहा है कि बताइए कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, कौन से स्टेटमेंट गलत होंगे। चलो आपके सामने स्क्रीन पर स्टेटमेंट लिखे हुए है ना, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं। सोचना इन स्टेटमेंट के बारे में, फिर अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। इन स्टेटमेंट के बारे में सोचो, फिर इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन में साथ साथ लेता जाऊंगा, जो जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा ना, है ना। आज मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूं ना, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद में जेई वाले क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद अलग अलग बुक्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो सब ले लूंगा, है ना। क्लास में ही मैं तुम्हें बढ़िया यहाँ पर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर इसके बाद मैंने मॉड्यूल भी अपना बहुत बढ़िया बनाया, मॉड्यूल साथ साथ करना है अपने को, है ना। अब ये मॉड्यूल के बाद डिस्कस होते ही कई बच्चों के कमेंट आने लग जाएंगे, अभी मॉड्यूल हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी, कई बच्चे दमादम कमेंट करेंगे। तो भैया हार्ड कॉपी का अनाउंसमेंट हो गया है, आज ट्यूसडे ना, कल वेडनेसडे से मिलने लग जाएगी। कल गणेश जी का वार है, कल गणेश स्थापना है ना, तो कल इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, कल से हार्ड कॉपी डिस्पैच होने लग जाएगी। कल अच्छा दिन है, शुभ दिन है, तो कल से ये काम होने लग जाएगा। मुझे बोलना नहीं चाहता, मैंने आउट कर दिया, कल पता लग जाएगा तुम्हें। और वो क्या प्राइस होगा, कितने का होगा, कैसे मिलेगा, वो कल अनाउंसमेंट आ जाएगा, है ना। मैंने इसलिए बोला कि तुम ऐसे नहीं कि अभी दमादम हार्ड कॉपी बोलने लग जाओ। बच्चे क्या थोड़ा सा भी, मास्टर बोलता है ना मॉड्यूल के बारे में, जैसे ही मॉड्यूल की क्वेश्चन करना बोले हार्ड कॉपी दे दो, ऐसे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो मैंने अपनी स्थिति क्लियर करने के लिए तुम्हें बता दिया, कल से होने लग जाएगा, ठीक है। वापस आओ, ठीक है। तो मॉड्यूल अच्छा है अपना, जब तक हार्ड कॉपी नहीं मिलती, पीडीएफ मिली है तुम्हें यार, पीडीएफ से करो ना क्वेश्चन, पीडीएफ से करो क्वेश्चन। चलो आ जाओ। अब ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी का। दो स्टूडेंट ए और बी कहां निकले, स्टूडेंट ए और बी निकले स्कूल से घर के लिए, उनके फोटो है ये ए वाले के मोशन का फोटो है, पोजीशन का, ये बी वाले की पोजीशन का। अब ये कुछ स्टेटमेंट बोलकर दे करके बोल रहा है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। चलो मैं स्टेटमेंट तो बाद में पढ़ता हूं, पहले मुझे इस फोटो को देख करके कमेंट करके बताओ, इस फोटो को देख के कमेंट करके बताओ पहले कौन निकला, घर के लिए पहले कौन निकला, बताइए। घर के लिए पहले ए निकला कि पहले बी निकला, फटाफट बताओ, है ना। ये एनसीईआरटी वाले ऑप्शन अपन बाद में देखेंगे, पहले मेरे ऑप्शन बताओ। बताइए घर के लिए पहले कौन निकला, घर के लिए पहले ए निकला कि बी निकला, फटाफट बताओ। घर के लिए पहले ए वाला निकला या पहले बी वाला निकला, बताइए। घर के लिए पहले ए वाला निकला कि बी वाला निकला। अब एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताइए, रेशो बताइए। अबे पिछले पेज पे लिख दिया बाबूजी, अबे बाबूजी पिछले पेज पे लिख दिया मैं, ये इधर आओ, ये रेशो निकाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये लिखा हुआ। बाबूजी बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो, है ना। मैं सारी बातें बोलता हूं, मुझे ढंग से सुना करो। मैं एक एक पॉइंट, जो जो तुम्हारे मन में ख्याल आ सकते हैं, जो जो मन में डाउट आ सकते हैं, वो सब बोलता हूं। मैं फिजिक्स का मास्टर हूं भाई, मुझे बच्चों के बीच रहते हुए बहुत समय हो गया, तो मुझे एक एक डाउट पता है कि बच्चे के मन में क्या क्या डाउट आते हैं। मैं सारी बातें बोलता हूं, मैं लिख भी देता हूं, फिर उन डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन भी कराता हूं जम के, है ना। तो भरोसा रखो भाई, है ना, साथ साथ चलो, सुनो। चलो आंसर आने लगे, ए वाला पहले निकला, बिल्कुल सही जवाब, ए वाला पहले निकला, है ना। ये बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, ए वाला पहले निकला, बी वाला बाद में निकला। होते हैं ना कुछ स्टूडेंट बिल्कुल घंटी बजने का इंतजार करते हैं स्कूल में, बोरिया बिस्तर बांध के बैठे रहते हैं, जैसे घंटी बजेगी बोले भाग लेंगे, है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, मतलब वो डाउट वाउट पूछ के जाते हैं। ये बी उनमें से, मतलब ए पहले निकला, बी बाद में निकला, ए पहले निकला और बी बाद में निकला। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। आओ इधर आओ, ये क्या बोल रहा है, ए लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ए जो है ना वो पास में रहता है, ऐसा बोल रहा है। ए फोटो देख के बताओ कौन पास में रह रहा है, ये स्कूल से घर कौन पास में, ए वाला पास में है कि बी वाला पास में। आप देखोगे ए वाला पास में, ए वाला पास में, ए का घर पहले है ना यार, ये पोजीशन देखो, पोजीशन। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए का घर बी के मुकाबले स्कूल के पास में है,
चलो अगला वाला बोलो। ये बोल रहा है ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। साफ साफ दिख रहा है, ए वाला पहले चल रहा है, बी वाला बाद में चल रहा है। ये भी सही है भैया, ए पहले निकला बी बाद में निकला, ए पहले निकला बी बाद में निकला। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है साहब, ए वॉक्स फास्टर देन बी। अब सुनना मेरी बात, यहां मुझे बताओ दोनों मिले कि नहीं मिले? ये दोनों मिले। अब दोनों मिले तो मिलने का टाइम देखो, मिलने का टाइम ये इतने सा समय में मिल गया बी वाला, जबकि मिलने में ए को इतना सारा समय लगा। बताओ मिलने में कौन ज्यादा समय लगा रहा है? ये मिलने में ए ज्यादा समय लगा रहा है साहब। इसका मतलब ए धीरे चल रहा है, ए धीरे चल रहा है और बी तेज चल रहा है। तो बताइए किसकी स्पीड ज्यादा है? मुझे फटाफट बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? ए का स्पीड ज्यादा है कि बी का? बी का स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब बी फास्ट चलता है, बी फास्ट चलता है, बी यहां पर फास्ट चलता है। आओ बताओ, यहां बोल रहा है ए वॉक्स फास्टर देन बी, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ए का स्पीड कम है और बी का स्पीड क्या है? ज्यादा है। बोल रहा है ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम होगा, डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पहुंचेंगे, सेम टाइम नहीं पहुंचेंगे। देखो मैं फोटो में दिखाता हूं आपको, मैं आपको फोटो में दिखाता हूं। बताओ साहब, यहां अगर मैं आपको बोलूं ए का पहुंचने का टाइम, ये वाला फोटो बी का है और ये वाला फोटो ए का है, तो आप देखो ए का पहुंचने का टाइम ये है, ये बी का घर पहुंचने का टाइम ये है, ये बी का घर पहुंचने का टाइम ये है। फोटो देख के बताओ ये किसको ज्यादा समय लगा? ए को ज्यादा समय लगा ना, बी को कम समय लगा ना। तो क्या दोनों एक ही टाइम पहुंचेंगे? क्या दोनों एक टाइम नहीं पहुंचेंगे, दोनों अलग अलग टाइम पहुंचेंगे, डिफरेंट टाइम पहुंचेंगे, डिफरेंट टाइम। और मैं तो कह रहा हूं ए को समय ज्यादा लगेगा और बी को समय कम लगेगा, मतलब बी वाला जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब सारी कहानी देखो, बी वाला निकला भी बाद में, अरे बी वाला निकला भी बाद में और पहुंच भी पहले गया, बी वाला बाद में निकल रहा है और पहुंच भी पहले रहा है। ठीक है, अगला पढ़ो। ये बोल रहा है ए ओवरटेक्स बी ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। मुझे देख करके बताओ ओवरटेक कौन करता है? ओवरटेक वही तो करेगा ना जो पीछे से आएगा। मुझे बताओ पीछे से कौन आया? मुझे कमेंट करके बताओ पीछे से कौन आया? पीछे से ए आया कि बी आया? मुझे कमेंट करके बताओ पीछे से कौन आया? पीछे से ए आया कि बी आया? पीछे से बी आया। तो जो पीछे से आएगा वही तो ओवरटेक करेगा ना भैया। ये तो बोल रहा है ए ओवरटेक करेगा बी को, तो गलत बोल रहा है, गलत, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बी वाला ओवरटेक करेगा, ए वाला ओवरटेक नहीं करेगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई, है ना? अच्छा, अब ये क्या है? पोजीशन और टाइम ग्राफ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्लोप। मैं आपको बता दूं, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो वेलोसिटी को बताता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? वेलोसिटी को। और स्लोप अपन देखते हैं कि कौन ज्यादा उठ रहा है या कौन ज्यादा झुक रहा है। आप फोटो को देखते पता लग रहा होगा कि बी वाला ज्यादा उठ रहा है, बी वाला ज्यादा उठ रहा है ना, इसका मतलब बी का स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बी वाले की वेलोसिटी ए वाले की वेलोसिटी से क्या है? ज्यादा। ये आगे मैं स्लोप पढ़ाऊंगा। मैं पढ़े लिखे बच्चों के साथ ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूं। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर स्लोप से भी बता सकते हैं क्या? तो बता सकते हैं, स्लोप से भी बता सकते हैं। चलो, ये एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है, मैं एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाता हूं। एक वो ड्रंक कार्ड वाला क्वेश्चन आता है, ड्रंक कार्ड, शराबी। एक और देता हूं मैं ड्रंक कार्ड वाला एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन और लो। ये लो, ये बोल रहा है एक शराबी है, वो एक सीधी नैरो लाइन में चल रहा है, 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है। ये देखो देखो, ये इस तरह का केस है। ये एक शराबी है, ड्रंक कार्ड है। ठीक है, ये ड्रंक कार्ड, ये क्या करता है साहब? 5 कदम तो जाता है आगे, ठीक है, ये 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड, 3 कदम पीछे आ जाता है भैया, 3 कदम पीछे। अब ऐसा क्यों करता है भैया? उसके अंदर जो पदार्थ है, वो पदार्थ उससे ऐसा करवाता है ना। अब ये यार, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या? वो बच्चा बोल रहा है ऐसे क्यों करता है? अब ऐसा करता है तो करता है ना। 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, ये ऐसा बोल रहा है साहब। एक नैरो लेन है, उससे 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है। अब बोल रहा है कि हर कदम की लंबाई 1 मीटर है और उसमें 1 सेकंड लगता है भैया, 1 सेकंड। मतलब सोचो, शराबी के एक कदम की लंबाई 1 मीटर, बड़ा वाला शराबी है तो मतलब एक कदम की लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर मतलब बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा है उसका। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बोल रहा है ऐसा, है ना। अब बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है एक तो इसके मोशन का ग्राफ बनाना है और दूसरा 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, गड्ढे में गिराना है इसको। बताओ कैसी दुनिया है। देखो, गड्ढे में गिरने का इंतजार कर रहे हैं। होता है ना, लोग डूब रहे होते हैं तो फोटो बना रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, बचा नहीं रहे होते हैं। ये बोल रहा है गड्ढे में गिराओ इसको। क्वेश्चन है साहब, गड्ढे में गिराओ, गड्ढा कितना दूर है? ये 13 मीटर दूर है। बताइए साहब, ये बोल रहा है इसको कितना समय लगेगा? ठीक है, हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक टू फॉल इन ए पिट। इस गड्ढे में गिरने का समय बताइए साहब, गड्ढे में गिरने का समय बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हैं? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.4। मैं करा दूंगा आपको पूरी एनसीईआरटी में क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं फिर से, एक बार ढंग से सुन लो, है ना। कई बच्चे तो आंसर भी देने लगे जिनको रटा हुआ है ना, जिन्होंने पहले कभी देखा हुआ है। मैं रुक जाओ, मैं एक बार क्वेश्चन फिर समझा दूं। ये शराबी है, 5 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, और यही प्रोसेस रिपीट करता है बार बार। बोल रहा है 13 मीटर दूर गड्ढा है, गड्ढे में गिरने का समय बताओ, गड्ढे में गिरने का समय बताओ सर, है ना। रुको मैं क्लियर करूंगा आपको, देखो कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ये देखो हर बार 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, और हर कदम की लंबाई 1 मीटर बोल रहा है साहब। मुझे बताओ कदम की लंबाई अगर 1 मीटर है, ये 5 कदम आगे जाएगा तो कितना चलेगा, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर ये 5 कदम आगे जाएगा तो कितना चलेगा, एक स्टेप की लेंथ कितना बोल रहा है, ये एक स्टेप की लेंथ बोल रहा है 1 मीटर, ये 1 मीटर। अच्छा टाइम भी बोल रहा है इसमें 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड लगता है। मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ कितना मीटर आगे गया, एक बार आगे जाने में कितना आगे आया, बताइए साहब। एक बार आगे जाने पे कितना आगे आया, 5 मीटर आगे आया, और वापस 3 मीटर पीछे आ गया, है ना। ये लो ये देखो 5 मीटर आगे फिर 3 मीटर पीछे, है ना। मुझे क्लियर करो ओवरऑल चला कितना, ओवरऑल करीब 2 मीटर ही चला, 2 मीटर। बताओ 5 मीटर आगे गया, ये 5 मीटर आगे गया और साथ में 3 मीटर पीछे आ गया। ओवरऑल में बोलूंगा तो एक बार में 2 मीटर चलाई, ये एक बार आगे पीछे होने में 2 मीटर चला, एक बार आगे पीछे होने में 2 मीटर। चलो अब दूसरी बार फिर आगे जाएगा 5 मीटर आगे, और फिर 2 मीटर पीछे, फिर आगे पीछे, फिर आगे और पीछे। मुझे बताओ फिर 2 मीटर चलेगा। ये दूसरी बार में फिर 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर। अच्छा अगली बार फिर 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे, ये 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, तो भैया फिर से 2 मीटर चला। ये 3 बार आगे पीछे हो चुका है और अभी तक 6 ही चला है, 6। चलो एक बार और आगे और पीछे लाते हैं, जो फिर आगे और पीछे, ये चौथी बार आगे और पीछे हुआ तो आप देख सकते हो फिर 2 मीटर चला। तो मुझे बताओ टोटल कितना चल गया, ये 2, ये 2, ये 2, ये तो 8 चल गया भैया, 8 मीटर चल चुका है, 8 मीटर। रुकना, 4 बार आगे पीछे हो गया, अब 5वीं बार जैसे ही आगे जाएगा ना गड्ढे में गिरेगा। ये 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 13 हो गया भैया, 8 और 5 13। तो अब आगे तो जाएगा लेकिन ये पीछे वापस नहीं आएगा, ये आगे जाएगा लेकिन पीछे वापस नहीं आएगा। तो भैया 4 बार आगे पीछे हुआ, 5वीं बार सिर्फ आगे हुआ, पीछे नहीं आएगा। 5वीं बार सिर्फ आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। इसका मतलब सोचो 4 बार अगर आगे पीछे हुआ तो कितना चला। यहां पर आपको पता है एक बार आगे पीछे होने में, एक बार आगे पीछे होने में 8 मीटर चला, तो समय भी तो 8 सेकंड लगा ना, 8 सेकंड। 4 बार अगर आगे पीछे होगा, 4 बार आगे पीछे होगा तो समय कितना लगेगा, 8 इंटू 4 यानी 32 सेकंड होंगे। और 5वीं बार सिर्फ आगे होगा, 5वीं बार सिर्फ आगे जाएगा, सिर्फ आगे। बताइए आगे आगे जाएगा 5 सेकंड, तो टोटल कितना आ गया, टोटल 37 सेकंड आ गया, 37 सेकंड। 37 सेकंड लगेंगे भैया, 37 सेकंड। इसको गड्ढे में गिरने में 37 सेकंड लगेंगे। रुकना, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं भैया। ये 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, बार बार ये रिपीट करता है प्रोसेस। क्यों करता है भैया, उसके अंदर जो पदार्थ है वो उससे ऐसा करवाता है ना। क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो समझो भैया, भावनाओं को समझो। अब सोचो एक बार आगे और एक बार पीछे आने में 8 सेकंड लग चुके हैं, 8 सेकंड, 8 सेकंड लग चुके हैं। लेकिन बेचारा गरीब चला कितना, 2 मीटर। ऐसे 4 बार आगे पीछे करेगा तो 8 मीटर चलेगा, लेकिन 8 मीटर चलने में 32 सेकंड हो चुके हैं, 32, है ना। बात पकड़ में आगे भैया, है ना। अब यहां पर 5वीं बार क्या होगा, सिर्फ आगे जाएगा, पीछे वापस नहीं आएगा। ये 5वीं बार सिर्फ आगे जाएगा 5 मीटर, पीछे नहीं आ पाएगा और गड्ढे में गिर जाएगा, है ना। तो टोटल गड्ढे में गिरने का टाइम कितना होगा, 37 सेकंड। रुकना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं डिस्टेंस पूछता हूं ना, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसके पाथ का जो लेंथ होगा, पाथ का लेंथ 4 बार आगे पीछे 32 और 5 कितना होगा, 37। ये भैया 37 आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछो, मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछो, तो भैया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो टोटल 13 मीटर होगा ना, 13 मीटर। अरे डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से क्या ना मतलब, डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं तुम कितनी बार आगे गए कितनी बार पीछे गए। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भैया, ठीक है। ये क्या होगा, आगे पीछे, ये मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, ये तो एक ही लाइन में होगा, इसी लाइन में आगे पीछे, इसी लाइन में आगे पीछे, 1D मोशन है। ये तो मैं अलग अलग दिखा रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है कि ये अलग अलग लाइन पे जाएगा, इसी लाइन पे आगे गया पीछे गया, इसी लाइन पे आगे गया पीछे गया, इसी लाइन पे आगे गया पीछे गया, इसी लाइन पे आगे गया पीछे गया और गड्ढे में गिर गया। ये लो, तो टोटल डिस्टेंस चलेगा 37, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 13 मीटर,
और गिरने का टाइम होगा 37 सेकेंड, है ना। अब कई बच्चे क्या आंसर रट के रख लेते हैं, डाटा बदल के पूछो ना तो भी उनका आंसर 37 ही आता है। तो आई थिंक अब तुम आंसर रटोगे नहीं, तरीका समझ में आ गया होगा तुम्हें मेथड समझ में आ गया होगा। अगर मैं डाटा बदलूंगा तो भी आंसर निकाल दोगे। मैं पूछूं, बदल के पूछूं, मैं बदल के पूछ लूं भाई, हाँ यस और नो करो। चलो मैं बदलता हूं। चलो मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो गड्ढा है वो 13 मीटर डिस्टेंस पर है, आंसर बताओ। मैं देता हूं आपको, क्वेश्चन देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये जो गड्ढा है ना ये 13 मीटर डिस्टेंस पर है। आप बताइए कितना समय लगेगा गिरने में, गिरने में कितना समय लगेगा। मैंने डाटा बदल दिया, है ना। रटे रटाए बच्चों का भी आंसर समझ में आ जाएगा मुझे। अभी जिन्होंने आंसर रट रखा था ना वो करके बताएंगे मुझे, है ना। या ऑफलाइन में तो क्या बच्चों को अपन पकड़ लेते हैं कि तूने आंसर रट रखा है। चलो मैं ऑनलाइन में भी पकड़ लूंगा, मैं प्रैक्टिस करने का पूरा मौका दूंगा, घबराओ मत। 11 मीटर है, अब बताओ आंसर बताओ। वही है, एक स्टेप की लेंथ 1 मीटर, है ना। ये स्टेप का लेंथ 1 स्टेप 1 मीटर, और टाइम भी है 1 सेकेंड। ये लो 1 सेकेंड टाइम लगता है। गिरने का समय बताओ बताओ बताओ, मैं पानी पीता हूं। मैं पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराओ मत। तुम्हारे मन के सारे धागे खोल दूंगा, सारे डर खत्म कर दूंगा। मैकेनिक्स पूरा फिजिक्स में सबसे आसान लगने लगेगा तुम्हें। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना घुमा घुमा के पूछूंगा, एक एक छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात, ट्रिक्स, है ना। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं जैसे जो करता हूँ वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जो बच्चे पढ़ते हैं वो मुझे जानते होंगे। बहुत बढ़िया, कई बच्चों के आंसर सही आ रहे, कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चेक करें भाई। वही 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे। अगर ये 3 बार आगे पीछे हो गया, 3 बार आगे पीछे, तो भैया हर बार आगे पीछे में 2 चलता है ना, तो 3 बार आगे पीछे में 6 चल गया, 6। तो चौथी बार आगे जाएगा ना आगे, तो 6 और 5 क्या हो गया, 11 हो गया। 11 भैया पीछे नहीं आएगा। 3 बार आगे पीछे हुआ, चौथी बार आगे आगे होगा, पीछे नहीं आएगा, गड्ढे में गिर जाएगा। तो बताओ 6 बार आगे पीछे होने में कितना, एक बार में 8 सेकंड। 3 बार आगे पीछे में, ये 3 इंटू 8, ये 24 सेकंड हो गया। उसके बाद 5 आगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 29 सेकंड हो जाएगा। 29 सेकंड, ये आ जाएगा 29 सेकंड। 29 सेकंड लगेंगे गड्ढे में गिरने में। गड्ढे में गिरने में कितना समय लगेगा, 29 सेकंड। डिस्टेंस बोलूंगा तो 29 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा ना तो डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। परफेक्ट, बढ़िया करने लगे बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को वापस देखें, तो इसमें एक चीज और पूछ रहा था, एक चीज और बोल रहा था, इसका ग्राफ भी बना दो, पोजीशन टाइम ग्राफ बना दो। ये बोल रहा है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना दो। चलो ग्राफ भी बना देता हूं मैं इसकी पोजीशन और टाइम का, है ना। इसकी एनसीईआरटी का ग्राफ भी बना देते हैं हम लोग। तो इसका पोजीशन और टाइम का ग्राफ देखो, एक्स एक्सेस से प्लॉट कर रहा हूं मैं टाइम, और वाई एक्सेस पे प्लॉट करता हूं मैं पोजीशन। वाई एक्सेस पर पोजीशन क्या होगा साहब, पहले पोजीशन बढ़ा, कहां तक बढ़ा, 5 तक, 5 तक। ये देखो 5 सेकंड पर पोजीशन कितना हो गया, 5 मीटर, 5 मीटर। उसके बाद क्या होगा, टाइम तो बढ़ेगा लेकिन पोजीशन घट जाएगा। ये देखो टाइम तो बढ़ेगा लेकिन पोजीशन घट जाएगा। टाइम हो गया 8 सेकंड, और पोजीशन घट के कितना हो गया, पोजीशन घट के 2 मीटर हो गया। अरे 3 पीछे आ गया ना। फिर क्या होगा, फिर 5 आगे चलेगा। ये लो 5 आगे चलेगा, ये 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। 2 और 5 7। ये देखो 8 और 5 कितना हो गया, 13 सेकंड हो गया, 13 सेकंड। उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में 3 पीछे आ जाएगा। ये देखो 3 पीछे आ गया साहब। ये देखो 13 और 3 16 हो गया। और यहां पर देखो ये 7 में से 3 कम करोगे तो 4 पे आ गया। फिर उसके बाद 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9। ये देखो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, है ना। ये लो यहां से 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। अरे समझ रहे हो ना यार, 4 बार आगे पीछे करना है मुझे, 4 बार आगे पीछे। ये देखो 4 बार आगे पीछे करना है ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद 5 बार आगे आगे जाएगा, और लास्ट में कहां होगा, लास्ट में 13 पे पहुंच जाएगा, 13 पर। ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पोजीशन टाइम, कि पोजीशन पहले बढ़ा फिर घटा। टाइम हमेशा बढ़ेगा, टाइम को कम मत कर देना, टाइम को लगातार बढ़ा रहा हूं। पोजीशन पहले बढ़ा रहा हूं फिर घटा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं फिर घटा रहा हूं,
है ना। कोई तुम्हें बोर्ड का पेपर नहीं देना कि ग्राफ बनाने को आएगा, 4 ऑप्शन सामने होंगे, पहचान सकते हो, है ना। तो एनसीईआरटी में जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं मैं सब करवा रहा हूं, एक एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं तुम्हें। तो आई थिंक कर लोगे शराबी वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आओ, शराबी के बाद एक एनसीईआरटी बोलती है अंधा आदमी, है ना। अब ब्लाइंड मैन आता है, ब्लाइंड मैन, है ना। एक ब्लाइंड मैन का क्वेश्चन और करते हैं, एक ब्लाइंड मैन वाला क्वेश्चन और करते हैं, है ना। आ जाओ साहब, अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और है, इसमें ब्लाइंड मैन बोलता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि साहब एक अंधा आदमी है, ब्लाइंड मैन, ये क्या करता है, क्वेश्चन सुनना एनसीईआरटी को। ये अच्छा, ये भी पुरानी वाली एनसीईआरटी में होता था, मैं क्लियर कर दूं, मैंने अपने मॉड्यूल में डाला है, अपने वाले मॉड्यूल में इस क्वेश्चन को डाला है, ठीक है। अब इसमें क्या है मैं आपको क्लियर करूं, बोलता है अंधा आदमी है, 10 कदम सीधे चलता है, उसके बाद में 60 डिग्री पे लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर 10 कदम सीधा चलता है, फिर 60 डिग्री पे लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर 10 कदम सीधा चलता है, 60 डिग्री पे लेफ्ट मुड़ जाता है। मतलब पैटर्न बना रखा है उस अंधे आदमी ने कि 10 कदम सीधा चलेगा, फिर 60 डिग्री लेफ्ट, फिर 10 कदम सीधा, फिर 60 डिग्री लेफ्ट। आप सोच के देखो, अगर ऐसे 60-60-60-60 पे लेफ्ट 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 मुड़ता रहा तो भैया हेक्सागन बन जाएगा, तो हेक्सागन, है ना। मतलब सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, हेक्सागोनल पाथ पे चल रहा है, घुमा फिरा के यही बोल रहा है। आओ मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखो। ये बोलता है साहब अंधा आदमी है, ये पहले सीधा चलेगा, फिर 60 डिग्री पे लेफ्ट घूम जाएगा, है ना। फिर वही 10 कदम चलेगा, फिर 60 डिग्री पे लेफ्ट घूम जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा, 60 डिग्री पे लेफ्ट घूम जाएगा। मतलब हर बार यही काम करता है भैया अंधा आदमी, है ना। ये अंधा आदमी हर बार यही काम करता है। मैं क्लियर करूं आपसे, ये ओवरऑल बोले तो हेक्सागोनल पाथ, ओवरऑल बोले तो हेक्सागोनल पाथ। मैं पाथ बना दूं, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये लो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है साहब हेक्सागन है, ये लो, ये हेक्सागन, है ना, ये हेक्सागन, ठीक है। ये यहां से बोल रहा है ये 10 स्टेप, फिर उसके बाद बोलता है 60 डिग्री लेफ्ट, फिर 10 स्टेप, ये 60 डिग्री लेफ्ट, फिर 10 स्टेप, ये 60 डिग्री लेफ्ट, फिर 10 स्टेप, ये 60 डिग्री लेफ्ट, ये 10 स्टेप, ये 60 डिग्री लेफ्ट। ये इनिशियल पॉइंट था, है ना। ये फर्स्ट टर्न आया, फर्स्ट टर्न, ये आया इसका सेकेंड टर्न, ये आया इसका थर्ड टर्न, ये चौथी बार टर्न लिया भैया, यहां 5वीं बार टर्न लिया, ये अंधे आदमी ने 6ठी बार टर्न लिया, है ना। मैं आपको क्लियर करूं, हर स्टेप की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, ये 1 मीटर। तो आपसे बोल रहा है ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, अरे ये भी 10 है और ये भी 10 है। आपको बताना क्या है, आपको क्वेश्चन में बताना है डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। कहां बताइए, ये बोल रहा है सेकेंड टर्न पर, है ना। ये अगला बोलता है साहब थर्ड टर्न पर, ये बोलता है साहब फोर्थ टर्न पर, ये बोल रहा है फिफ्थ टर्न पर, ये बोल रहा है सिक्स्थ टर्न पर, है ना। टर्न दे रखे हैं आपको, टर्न बोल रहा है, डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। चलो ये फोटो बना दिया मैंने, बताओ इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये इनिशियल पॉइंट ये है, पहला टर्न यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, पांचवा यहां है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर अंधे आदमी को कैसे पता लग रहा है कि वो 60 डिग्री घूम रहा है। बेटा अंधे आदमियों को आंखों वालों से ज्यादा ज्यादा पता लगता है ना। उनकी थोड़ी सेंसेस क्या होती है, बढ़ जाती हैं, उनकी 6 सेंसेस थोड़ी अच्छी हो जाती हैं। चलो चेक करें भाई, आ जाओ चेक करें भाई। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कब, सेकंड टर्न पर। सेकंड टर्न यहां लिया, यहां, अब यहां लिया तो भैया एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस बोलते हैं ना। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जोड़ दें भाई, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, तो डिस्टेंस हो जाएगा भैया, ये डिस्टेंस हो जाएगा। देखो डिस्टेंस, ये वाली लेंथ जोड़ते जाओ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। अब आप समझ सकते हो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो डिस्टेंस का वैल्यू आ गया 20। अच्छा डिस्टेंस तो बोल दो, सारी बोल दो, थर्ड टर्न पे बोलो, थर्ड टर्न पे बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,
है ना, 4 टन पे बोल दो, 4 टन पे ये कितना हो जाएगा 40, ये 4 टन पे हो जाएगा 40। अरे 5 टन पे बोल दो, 5 टन पे, ये 5 टन पे बोलोगे तो कितना हो जाएगा 50, और अगर मैं 6 टन पे बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 60। देखो डिस्टेंस तो बड़ा आसान हो गया भैया, ये डिस्टेंस तो बड़ा आसान हो गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। अब आओ डिस्प्लेसमेंट पे आओ, अब डिस्प्लेसमेंट पे आओ। डिस्प्लेसमेंट में भैया रास्ता नहीं नापना, सीधे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पकड़ के मिलाना भैया। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ के मिलाओगे ना, तो ये जो लेंथ होगी ना, ये लेंथ, इस लेंथ को क्या नाम दोगे, इस लेंथ को नाम दोगे डिस्प्लेसमेंट। ये वाली लेंथ को नाम दोगे डिस्प्लेसमेंट। देखो इनिशियल और फाइनल को पकड़ के मिला दे, ये वाली लेंथ, ये लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट कब, सेकंड टर्न के समय, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा कब, थर्ड टर्न के समय, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा कब, फोर्थ टर्न के समय। अच्छा फिफ्थ का तो दिख ही रहा है, फिफ्थ के लिए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पकड़ के मिला दूं तो यही वाली लंबाई डिस्प्लेसमेंट होगी ना, फिफ्थ टर्न के समय ये वाली लंबाई डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये लंबाई 10 दिख रही है। देखो फिफ्थ टर्न के समय डिस्प्लेसमेंट तो 10 आ गया। और अगर मैं 6 बोलता हूं ना, 6 के समय इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही हो गया, तो भैया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो गया। बताओ ये फिफ्थ और 6 का आंसर तो आंखों आंखों बोल दिया तुमने, है ना। अब बचा कौन सा, अब बचा सेकंड टर्न, थर्ड टर्न और फोर्थ टर्न। देखो थोड़ा सा मैं हेक्सागन की प्रॉपर्टी अगर आपको याद दिलाऊं ना, ये हेक्सागन के डायगोनल की लेंथ आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो प्रॉपर तरीका है वेक्टर फॉर्म में जाओ और वेक्टर फॉर्म से आंसर निकाल के लाओ, लेकिन अगर मैं ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी आपको याद है, पॉलीगन की प्रॉपर्टी आपको याद है, तो एक लाइन में आंसर बोल दोगे। बताओ ये वाला डिस्प्लेसमेंट, डायगोनल की लेंथ ये होती है √3, ये वाला जो डायगोनल होता है ना, ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल की लेंथ होती है 2a, और ये वाला डायगोनल बोलोगे ना, ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल की लेंथ होती है √3a। मतलब सिंपल बता रहा हूं, ये अब बता दो, ये अगर √3a है तो a आपको दिख रहा है 10 मीटर, ये आंसर आएगा 10√3। ये वाले डायगोनल की लेंथ 2a होती है, ये दिख रहा है आपको 10, तो ये होगा 20 मीटर। ये वाले डायगोनल की लेंथ होती है 10√3, तो ये भाई √3a होती है ना, और a का वैल्यू 10 है। अब फटाफट बोलते जाओ, डिस्प्लेसमेंट बोल दो। ये डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं सेकंड के समय, तो आंसर क्या बोलोगे 10√3। वो सेकंड बोलोगे तो कितना 20 मीटर, वो थर्ड बोलोगे तो कितना 10√3। बाकी आंसर तुमने पहले ही लिख दिया भैया। तो मैं स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूं भैया, ये यहां पर ये जो पॉलीगन होते हैं ना, रेगुलर पॉलीगन, इनके डायगोनल वैगोनल की लेंथ अपने को याद होनी चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूं क्या क्या आपको याद कर लेना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं ना, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड की लेंथ अगर ए है ना, ये स्क्वायर के साइड का लेंथ ए है, तो भैया पूरे डायगोनल का लेंथ जो होता है ना, ये √2 होता है, √2। और सेंटर से अगर वर्टेक्स बोल देना ये, तो ये a/√2 होता है, a/√2 सेंटर से वर्टेक्स। मैं अगर आपको बोलूं ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ a है, तो सेंटर से वर्टेक्स होता है भैया a/√3, सेंटर से वर्टेक्स a/√3। और अगर सेंटर से सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस बोले ना, तो ये होता है a/2√3। ये हेक्सागन का मैंने बता ही दिया आपको, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, याद रखने में कोई बुराई नहीं है, और कई जगह फिजिक्स में काम आता है भैया। ये मैं जो बता रहा हूं ना रेगुलर पॉलीगन का, ये कई जगह फिजिक्स में काम आएगा। ये जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां मास रख देते हैं, मास, और बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, है ना। जब रोटेशनल पढ़ते हैं ना, रोटेशनल, वहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहां भी ये काम आता है। ये इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हो ना, तो वहां चार्ज रख देते हैं, चार्ज, है ना, वो चार्ज के लिए फोर्स रिजल्टेंट फोर्स निकालना वहां भी काम आता है। तो कई जगह ये प्रॉपर्टी काम आती है, याद रखने में कोई बुराई नहीं, ये याद रखने में कोई बुराई नहीं। तो मैंने ये सिंपल डायगोनल की लेंथ के हिसाब से आंसर निकाल दिया। अगर ये डायगोनल की लेंथ आपको याद है ना, तो एक लाइन में आंसर बता दोगे। अच्छा अब याद नहीं है तो क्या करें, याद नहीं है तो फिर वेक्टर की प्रॉपर्टी भी जाना पड़ेगा। आओ वहां से भी मैं कर देता हूं, मैं वेक्टर की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन कर देता हूं। अगर आपको ये डायगोनल की लेंथ याद नहीं है तो वेक्टर के ट्रायंगल लॉ पे जाना पड़ेगा। देखो पहला ट्रायंगल ये बनाना पड़ेगा, पहला ट्रायंगल ये, इसमें ये वाला एक वेक्टर होगा, दूसरा ये वेक्टर होगा, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना। अब ये तो बड़ी आसानी से निकाल दोगे यार। आपको अगर वेक्टर का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद आता हो, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ये 10, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 10, और दोनों वेक्टर में एंगल कितना हो गया, दोनों वेक्टर में एंगल हो गया 60 डिग्री। ये आप क्या वेक्टर की प्रॉपर्टी से ये साइड की लेंथ निकाल दोगे। ये पहला वाला तो बड़ी आसानी से निकाल दोगे, लेकिन रुको अब दूसरे में दिक्कत आएगी। अब दूसरे में ये वाला निकालना है ना, ये वाला, अगर मुझे ये वाला निकालना है तो मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इसमें एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ ये वाली होगी, और एक लेंथ ये वाली होगी। अब इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे तब ये तीसरा वेक्टर आएगा। मतलब ये थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी काम हो जाएगा भैया,
है ना। उसके अब सोचो दूसरे ट्रायंगल से अगर ये रिजल्टेंट निकालते हो ना तो ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा, लंबा काम हो जाएगा लंबा। तो आसान तरीका बता दिया मैंने भैया, मैं सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ऐसी चीज याद रखने में कोई बुराई नहीं है जो फिजिक्स में कई जगह काम आती है। ये फिजिक्स में कई जगह काम आएगा। मैंने कहा ना ग्रेविटेशन में जब रिजल्टेंट फोर्स सोर्स निकालते हैं ना वहां भी ये काम आएगा, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हो ना, चार्ज बार रख देते हैं वर्टेक्स पर, रिजल्टेंट फोर्स निकलवाते हैं सेंटर पर वर्टेक्स पर, तभी काम आता है। ये रोटेशनल पढ़ते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पूछते हैं तो वहां भी काम आता है। तो ये पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की साइड की लेंथ के हिसाब से डायगोनल की लेंथ आपको याद होनी चाहिए। ये डायगोनल की लेंथ याद होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि ये ट्राइंगल की लेंथ है तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी। हाँ, ये याद कर लो, बेटर रहेगा, कई जगह काम आता है ना, कई जगह काम आता है। तो स्क्वायर का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का और ये हेक्सागन का, ऐसे तो ऑक्टागन भी है भाई। अरे ऐसे तो ऑक्टागन भी है, 9 गन भी, 10 गन भी, पॉलीगन, अजय देवगन, अरे बहुत सारे गन होते हैं। सारे काम नहीं आते अपने अपने ज्यादा से ज्यादा काम आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, और बहुत हिम्मत जुटा ले तो कभी कभी हेक्सागन आ जाता है। ना मैक्सिमम क्वेश्चन अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर, कभी कभी हेक्सागन, है ना। ऑक्टागन तो ना के बराबर आता है। तो ये याद रखने में कोई बुराई नहीं है, याद रख सकते हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो मैंने 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए आज तुम्हें। आज मैंने 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए, है ना। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में एक बार रिपीट कर लो। मैं आगे नया टॉपिक नहीं छेड़ रहा हूँ अभी। कल मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के और क्वेश्चन कराऊंगा। कल हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे स्पीड और वेलोसिटी पर। मैं साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्व कराता जाऊंगा। एससी वर्मा पूरा यही क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। जेई वाले जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के, जो अपने अपने रेंज में होंगे, वो सब अपन कर लेंगे, है ना। और मॉड्यूल का होमवर्क मैं तुम्हें देता जाऊंगा। मॉड्यूल का होमवर्क मैं तुम्हें रोज के रोज देता जाऊंगा। ठीक है, ये स्लाइड आपको आपके उस पर शेयर हो जाएगी। मैं एक मेरा टेलीग्राम का वो भी जोड़ दूंगा, है ना। अगर वहाँ पे नहीं मिल पाती तो टेलीग्राम के उससे भी जुड़ जाना, वहाँ भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने होंगे, कुछ करने होंगे, वहीं पर देता रहूँगा मैं। तो भैया आज मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया, रेस्ट एंड मास बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, और हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ही क्वेश्चन कर रहे थे। तो कल इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही कंटिन्यू करेंगे। चलो, आइए, मिल जाएगा आपको, शेयर हो जाएगा, और कल दूंगा मैं होमवर्क, है ना। एक मैं शीट शेयर कर दूंगा, स्लाइड शेयर कर दूंगा, जिसमें इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखे होंगे, वो करते रहना आप। चलो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।